भीड़ में मौजूद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी शहर के दर्शन नहीं किए थे और कुछ ऐसे थे जो शहर के बारे में सारी जानकारी रखते थे। उन्हीं में से एक था कालू, जो पहले शहर में मैकेनिक का काम किया करता था। जब उसकी नजर उस ब्लैक कलर की बड़ी कार पर पड़ी तो तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए ज्ञान बांटने की कोशिश की। अरे बेवकूफो, ये रोल्स रॉयस है। सबसे सस्ती कार की कीमत भी 5 करोड़ रुपए है। 5 करोड़, और ये 30 कार्स, यानी 150 करोड़ रुपए। ये बोलते हुए गांव के सारे लोग अपनी उंगली पर उन कार्स की एक्चुअल वैल्यू पर सोच विचार करने लगे थे। जब गांव के लोगों ने देखा कि उन कार्स की मार्केट वैल्यू कम से कम 100 करोड़ रुपए तो होगी ही होगी, तो उन सभी के चेहरे शॉक्ड रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बार फिर से लोगों के बीच में बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। ओ माय गॉड, विराज अब इतना अमीर कैसे हो गया? एक शख्स ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा। एग्जैक्टली, गोपी शंकर को भी उसके ऊपर इसी बात का शक था, लेकिन अब हमें उसकी स्ट्रेंथ दिख गई है और हमें अब इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरे शख्स ने अपनी बात सामने रखी। चल, हम लोग तो मान लेंगे, लेकिन क्या गोपी शंकर मानेगा? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो यही कहेगा कि ये सारी कार्स रेंटेड हैं। उसके जैसे लोग ना किसी के सामने भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। वो सूली पर चढ़ जाएंगे लेकिन अपनी नाक हमेशा ऊंची रखेंगे। मुझे तो अब डर है कि कहीं विराज उसे यकीन दिलाने के लिए इससे भी नीचे ना गिर जाए। एक तरफ जहां ऑडियंस उस नजारे को देखकर लगातार डिस्कस कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गोपी शंकर के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला था। इनफैक्ट उसने सोचा भी नहीं था कि ये सारी कार्स विराज ने रेंट पर लिए। लेकिन जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, वैसे ही उसने ये भी सोचा कि अगर कोई इंसान इतनी सारी लग्जरी कार्स को रेंट पर ले सकता है जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है, तो उस इंसान का एग्जिस्टेंस क्या होगा। अमीर तो गोपी शंकर खुद भी है, लेकिन वो इतनी सारी लग्जरी कार्स को रेंट पर नहीं ले सकता है। ये सब सोचकर इस बार तो गोपी शंकर भी स्पीचलेस हो गया था। उसे भी एहसास हो गया था कि वो और विराज अब सेम लेवल पर नहीं है। एक चींटी है तो एक हाथी है। अब अगर विराज को उससे डील करना हुआ तो विराज उसे 1 सेकंड में मसल कर रख देगा और गोपी शंकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। उस नजारे को देखकर पीयूष चावला और जनार्दन कोहली भी बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड जनार्दन कोहली थे। चूंकि वो मुंबई शहर के अमीरों और पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल थे, इसीलिए उन्होंने भी ऐसा अपने जीवन में बहुत कुछ देख रखा था। उनकी नजर में मुंबई में ऐसे बस करीब 10 लोग ही थे जिनके पास कई हजार करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी। जब जनार्दन कोहली भी कहीं बाहर ट्रैवल करते थे तो वो भी रोल्स रॉयस, बेंटले, मेबैक जैसी कारों का इस्तेमाल करते थे जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। लेकिन ये पहली बार था जब जनार्दन कोहली अपनी आंखों के सामने एक साथ 30 रोल्स रॉयस को आते हुए देख रहे थे। उन्हें तो अब ये डाउट हो रहा था कि क्या पूरे मुंबई शहर में 30 रोल्स रॉयस है भी या नहीं। एक तरफ जनार्दन कोहली अपनी ही सोच में डूबे थे, तो दूसरी तरफ पीयूष चावला ने अपना मुंह खोलकर विराज की तारीफ करना शुरू कर दिया था। मिस्टर विराज, इस बार तो आपने हमें चौंका ही दिया। मैं इतने सालों से मेयर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतनी सारी लग्जरी कार्स नहीं देखी हैं। लेकिन आज मुझे आपकी ग्लोरी का एहसास हो रहा है। क्या बात है, इस सच्चाई को मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुस्कुराते हुए पीयूष चावला ने विराज से कहा और उनकी आवाज में मस्का लगाने का भाव भी दिखाई दे रहा था। जब विराज ने पीयूष के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो उसके चेहरे पर भी एक भीनी सी मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेयर साहब, इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ये तो बस एक नॉर्मल ऑपरेशन है। अगर आपको ये कार इतनी ही पसंद है तो मैं आपको एक कार तोहफे के रूप में दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं। जैसे ही पीयूष ने विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुना,
वैसे ही उसने तुरंत ही विराज से रोल्स रॉयस लेने से मना कर दिया था। भले ही उसका दिल चीख चीख कर उससे कह रहा था ले 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 ले, लेकिन उसकी विराज के सामने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो झटपट हाँ कर दे। जैसे तैसे अपने आप को मनाते हुए पीयूष ने विराज से कहा, मिस्टर विराज, मैं ठहरा गांव का आदमी, मैं इस लग्जरी कार का क्या ही करूंगा। ये सारा विदेश का माल आप अपने पास ही रखिए, वैसे भी मुझे इतनी अमीरी सूट नहीं करती है। जैसे ही पीयूष ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही विराज ने अपना हाथ पीयूष के कंधे पर रखा और उसे थपथपाते हुए बोला, मेयर साहब परेशान मत होइए, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। भले ही आपके मन की इच्छा इसे पाने की होगी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ये कार्ड नहीं दूंगा। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला के मुंह से हंसी के गुलगुले निकल गए थे। मिस्टर विराज, वेरी फनी। विराज के मजाक पर हंसने के बाद तुरंत ही पीयूष ने अपने सर से पसीना साफ किया। भले ही विराज ने उसके साथ मजाक किया था, लेकिन उस मजाक ने पीयूष चावला को डरा के रख दिया था। अगर पीयूष चावला को विराज की स्ट्रेंथ पर पहले कोई डाउट था भी, तो इस समय पीयूष को विराज पर पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। रियलिटी की बात करें तो उस नजारे को देखकर सिर्फ पीयूष चावला और जनार्दन कोहली ही सरप्राइज्ड नहीं थे, बल्कि खुद विराज जिंदल भी पूरी तरह से सरप्राइज्ड था। उसने तो रूपा से बस कुछ कार्स भेजने के लिए कहा था और रूपा ने विराज की स्ट्रेंथ को पूरी तरह से बढ़ा कर रख दिया था। खैर, रूपा ने जो काम किया उससे विराज को एक और गहरा फायदा हो गया था। अब फ्यूचर में गांव वाले कभी भी विराज पर किसी भी तरह का डाउट नहीं कर पाएंगे। गांव वालों, मुझे लगता है कि आप सभी ने डायरेक्टर जिंदल की स्ट्रेंथ को देख लिया है। वो वाकई में एक असली करोड़पति हैं। जैसा कि मिस्टर विराज ने हम सबको बताया कि पहले उनके पास खाने का भी पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहनत की और अपने दम पर अपना बिजनेस एम्पायर शुरू किया। बहुत अच्छी बात है कि आज इस गांव का एक लड़का बहुत बड़ा करोड़पति है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि मिस्टर विराज अपने गांव को नहीं भूले और ना ही इस गांव में रहने वाले लोगों को भूल पाए। वो यहाँ रहने वाले सभी लोगों को जानते हैं और आप लोगों के लिए ही मिस्टर विराज ने अपने गांव में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया। तो चलिए, अलीबाग गांव के लिए, मिस्टर विराज के लिए और इस गांव में हो रहे इन्वेस्टमेंट के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही भीड़ ने तालियां बजाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते पूरा अलीबाग गांव तालियों की आवाज से गूंज उठा था। इस समय लगभग सभी को विराज की आइडेंटिटी पर यकीन हो गया था। हालांकि वो बात अलग है कि वो अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि विराज अमीर कैसे बना। विराज, चूंकि अब तुमने अपनी स्ट्रेंथ बता दी है, तो क्या अब हम प्रॉपर बिजनेस के सिलसिले में बात करें? जैसे ही तालियों की आवाज कम हुई, वैसे ही ऑडियंस में से एक शख्स उठा और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उस आदमी की बात सुनकर पीयूष चावला एकाएक चमक उठे और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर विराज, से तुम्हें किस बारे में बात करनी है? ऑफ कोर्स, हमें हमारा कंपेंसेशन चाहिए और ये भी जानना है कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और हमें रोज का कितना रुपया दिया जाएगा। जैसे ही पीयूष चावला ने उस आदमी के मुंह से ये सुना, वैसे ही वो मन ही मन अलीबाग गांव के लोगों को कोसते हुए बोले, देखो तो इन कमीनों को, इन्हें कंपनसेशन भी चाहिए और साथ ही साथ उस जमीन पर काम भी करना है। एग्जैक्टली, हमें कंपनसेशन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि भले ही वो जमीन हमारी नहीं है तो क्या हुआ, वो जमीन हमारे गांव की है। हम अकेले सरकार को माल खाने का हक कैसे दे सकते हैं? अगर हमें कंपनसेट नहीं किया गया तो हम यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनने देंगे। पीयूष चावला के सर से अभी एक समस्या हटी नहीं थी कि दूसरी समस्या ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया था। पीयूष चावला को जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये कंपनसेशन की आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं थी।
मेयर साहब, आप परेशान मत होइए, हम विराज से ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस वो हम सबको 20-20 लाख रुपए दे दे और उसके बाद जो करना है करे। जैसे ही एक आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला ने अपने दांत पीसते हुए कहा, 20 लाख? बारात में आए हो ना? विराज ने उस जमीन का सौदा पूरे 400 करोड़ रुपए में किया था, लेकिन ऑक्शन के बाद जब विराज ने उस जमीन पर गौर फरमाया तो उसे भी एहसास हुआ कि 400 करोड़ रुपए का जमीन का इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर 350 करोड़ का कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर डिजाइन का इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और होटल के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट था। इसीलिए विराज ने सोचा कि क्यों ना कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिजाइन के इन्वेस्टमेंट को आधा किया जाए और उस पैसों से साकीनाका में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए। साउथ पोलो स्कूल के अलावा अब विराज साकीनाका में भी बिजनेस सेंटर और शॉपिंग मॉल लाने का सोच रहा था। जब ऑक्शन के बाद विराज ने इस बारे में पीयूष चावला से बात की तो पीयूष चावला तुरंत ही खुशी खुशी राजी हो गए थे। कुछ सरकारी फॉर्म्स पर विराज को साइन करना था और उसके बाद पीयूष विराज को साकीनाका में भी जमीन देने वाले थे। लेकिन अब अलीबाग गांव में कंपनसेशन की रेस शुरू हो गई थी और इससे पीयूष चावला काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। आप सभी जानते हैं कि अलीबाग गांव में 200 परिवार रहते हैं। अगर सभी परिवार को 20-20 लाख रुपया कंपनसेशन में दिया गया तो सरकार काम कैसे करेगी? पता भी है कितना होता है? पूरे 40 करोड़ रुपए। और मिस्टर विराज ने उस जमीन पर 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ऊपर से कंस्ट्रक्शन का अलग से 100 करोड़ मान के चलिए, तो अब उनका इतना खर्चा हो रहा है, तो अब आपको 40 करोड़ रुपए कहां से लाकर दें? जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गांव वालों के चेहरे देखने लायक थे। सभी के चेहरे शॉक्ड रह गए थे। होश संभालने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग बहुत कम पैसा मांग रहे हैं। तुरंत ही उन्होंने अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, मेयर साहब, बड़े बड़े लोग और छोटी छोटी बातें, 20-20 लाख नहीं, अब तो हमें 50-50 लाख रुपया चाहिए। जैसे ही वो शब्द पीयूष चावला के कान में पहुंचे, वैसे ही पीयूष चावला बुरी तरह से गांव वालों पर एक्सप्लोड होना चाहते थे। फाइनली उन्हें ये पता चल गया था कि विराज एक बहुत बड़ा करोड़पति है और वो इतने सालों के बाद अपने गांव क्यों आया है। अगर पीयूष चावला विराज की जगह होता तो वो कभी भी उस गांव में दोबारा आने का नहीं सोचते, लेकिन विराज का नजरिया कुछ अलग था और गांव वाले विराज के उस नजरिए का फायदा उठाना चाहते थे। विराज इस गांव में जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था, उससे गांव की इकोनॉमी और डेवलपमेंट पूरी तरह से बदलने वाला था और इससे गांव के लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला था। लेकिन अब गांव वाले 50 लाख रुपए का कंपेंसेशन मांग रहे थे, यानी पूरे 100 करोड़ रुपए। विराज इतने रुपए में तो 2 हाई क्लास स्कूल खड़े कर सकता था। वो गांव वालों को इतना रुपया क्यों दे? अगर उसने गांव वालों को इतना रुपया दिया तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? एक तरीके से फिर ये इन्वेस्टमेंट रहा ही नहीं, जब उसे 100 करोड़ रुपए किसी और को देने पड़े। इतने रुपए में तो विराज अपना होटल खड़ा कर सकता था। सिर्फ होटल को खड़ा करने से भी कुछ नहीं होता है, उसे चलाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है और 100 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। ऊपर से पीयूष चावला ने सरकार को दिखाने के लिए पहले से ही रिपोर्ट बना दी है। अब अगर गांव के लोग बीच में तमाशा खड़ा करेंगे और हायर अथॉरिटीज को पैसों का कोई पंगा या कोई घपला नजर आएगा तो गाज पूरी तरह से पीयूष चावला के ऊपर गिरेगी। और अगर ऐसा हुआ तो पीयूष चावला के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीयूष चावला को नहीं पता था कि गांव में इतने शातिर लोग भी हैं जो सरकार से 2 कदम तेज चलते हैं और मौका मिलते ही वार करते हैं। क्या विराज 100 करोड़ का कंपनसेशन देगा? अगर नहीं तो फिर क्या होगा? क्या विराज अपने गांव वालों को मना पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? विराज का कौन साथ देगा? क्या गोपी शंकर को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो कुछ अच्छा करने वाला था? क्या ये सारा झमेला खत्म होगा या फिर और उलझता चला जाएगा? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।
इस समय पीयूष चावला की हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी थी, क्योंकि पीयूष चावला और विराट जिंदल के बीच में अलीबाग गांव में हो रहे इन्वेस्टमेंट की ज्यादा बातचीत हुई ही नहीं थी। अब समय आ गया था कि पीयूष एक्चुअल बिजनेस के बारे में विराट से बात करे, क्योंकि अगर विराट का ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहा तो विराट को पूरी जिंदगी उसका फायदा होगा। लेकिन अगर विराज 100 करोड़ रुपए कंपनसेशन के नाम पर गांव वालों को दे देता है, जो कि असल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो फिर तो विराज का ये प्रोजेक्ट सिर्फ नाम का ही रह जाएगा, क्योंकि शायद फिर विराज इस पर कोई काम ही ना करे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर गांव का विकास कैसे होगा? तो अब पीयूष चावला को सिर्फ विराज से ही बात नहीं करनी थी, बल्कि गांव वालों को भी कंपनसेशन के बारे में समझाना था। देखिए मेयर साहब, कंपनसेशन तो आपको दिलवाना ही होगा। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट यहाँ बनेगा या नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी तो वैसे ही चलती रहेगी जैसी चलती आई है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं बना तो आप लोगों को तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। तो क्यों इस बारे में इतना सोच रहे हैं? अगर हम अमीर भी हो गए तो उसकी वजह सिर्फ विराट जिंदल ही तो होगा। एक तरफ ये शख्स कंपनसेशन की मांग कर रहा था, तो दूसरी तरफ विराज को भगवान बनाने के लिए भी तैयार था। हाँ, कल्याण एकदम सही कह रहा है। विराज तो वैसे ही बहुत ज्यादा अमीर है, तो क्या वो हमारे लिए इतनी छोटी सी रकम भी नहीं निकाल सकता? अगर वो हमें पैसे दे देगा तो हम भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकेंगे। हमारे बच्चे विराज को बहुत दुआ देंगे। जैसे ही पीयूष चावला ने दूसरे आदमी के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही वो एकाएक चौंक गए थे। छोटी सी रकम, 100 करोड़ रुपयों को ये आदमी छोटी सी रकम कह रहा था। बोल तो ऐसे रहा था जैसे रोज का 1 करोड़ रुपए कमाता हो। आया बड़ा। कुछ ऐसी ही सोच के साथ पीयूष चावला खांसने लगे थे। दरअसल पीयूष चावला इन गांव वालों को इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझाने वाले थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि भले ही वो कुछ भी कहें, ये गांव वाले उस इन्वेस्टमेंट को अपने फायदे की नजर से ही देखने वाले थे। वो लोग इस प्राइवेट प्रोजेक्ट के फ्यूचर इंपैक्ट को समझ ही नहीं पा रहे थे। पीयूष चावला ने गांव वालों को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने गिव अप कर दिया था। एक लंबी सांस लेते हुए पीयूष ने विराज से कहा, मिस्टर विराज, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपको इतनी सारी कार्स लाकर यहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। अब इन लोगों को लगता है कि आप सुपर से भी ज्यादा सुपर रिच हैं, इसीलिए ये लोग आपका नंबर लगाने पर तुले। जैसे ही विराज ने पीयूष चावला की बात सुनी, वैसे ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेयर साहब, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मतलब आप उन लोगों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर ये कार्स यहाँ नहीं भी आती तो भी ये मुझसे कंपनसेशन मांगते, और अब ज्यादा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जोश जोश में आपने उस जमीन का सौदा कितने में हुआ है वो उनके सामने रख दिया है। मैं कितने का खर्चा कर रहा हूँ, आगे कितना करने वाला हूँ, ये सब जानकर वो लोग मुझसे कम पैसे क्यों मांगेंगे भला, बताइए। ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? शिट, मिस्टर विराज, अगर आप मुझे पहले रिमाइंड करवा दे तो मैं उस जमीन की असली कीमत किसी को भी नहीं बताता, बल्कि मैं तो और कम बोलता। अब क्या होगा? इस बार तो पीयूष को पक्का पता चल गया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। उन गांव वालों ने पहले 20-20 लाख की मांग की थी, लेकिन जब पीयूष ने उन्हें बताया कि जमीन का सौदा 400 करोड़ में हुआ है, तो उन्होंने अपनी मांग को 50-50 लाख कर दिया था। वाकई में पीयूष चावला किसी मूर्ख से कम नहीं थे। उनकी वजह से अब विराज भी फंस गया था। हालांकि जब पीयूष चावला को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अंदर ही अंदर काफी डिप्रेस्ड था। उस जमीन से जो भी पैसा पीयूष को मिलने वाला था वो सरकार की जेब में थोड़ा बहुत मेयर की जेब में आने वाला था। लेकिन यहाँ अब कंपनसेशन की बातें चल रही थी, जो पीयूष चावला की गलती से कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। और पीयूष को अब लगने लगा था कि चूंकि गलती उससे हुई है तो कहीं विराज उसे ये ना कह दे कि सरकार के फंड से गांव वालों को 100 करोड़ दिए जाएं। ये हो नहीं सकता था। इसीलिए अब पीयूष को इस बात का भी डर सता रहा था कि विराज
इस मैटर को कैसे टैकल करने वाला था, क्योंकि अभी अगर कंपनसेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आगे फ्यूचर में बहुत दिक्कत आ सकती थी। भले ही ये गांव वाले विराज और पीयूष से कंपनसेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कानून की नजरों से अगर देखा जाए तो किस बात का कंपनसेशन? जिस जमीन का सौदा हुआ था वो मोती झील और उसके पास के पहाड़ों की जमीन थी, जो किसी भी अलीबाग गांव के परिवार की नहीं थी। तो अलीबाग गांव के लोगों को किस बात का कंपनसेशन मिले? अगर वो अपने कंपनसेशन की लड़ाई लड़ना भी चाहें तो भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। किस बेसिस पर वो कंपनसेशन की लड़ाई लड़ रहे थे, ये वो ही लोग जानते थे। अगर वो सिर्फ इन्वेस्टर की अमीरी देखकर कंपनसेशन मांग रहे थे तो ये एक निहायत ही घटिया आइडिया था और इससे कुछ भी नहीं होने वाला था। वैसे उन्हें कंपनसेशन किस बात का चाहिए था, ये अभी भी समझ नहीं आ रहा था। ना तो विराज ने किसी की जमीन हथियाई, ना ही सरकार ने किसी की जमीन हथियाई, फिर भी कंपनसेशन? वाह भाई वाह! लगता है गांव वाले शहरी लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनके कहने पर उन्हें मुंह मांगा पैसा भी मिल जाएगा। कितने बेवकूफ लोग थे! अपने गांव में हो रहे शानदार इन्वेस्टमेंट पर कलंक लगाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं था कि ये इन्वेस्टमेंट उन्हें क्या क्या दे सकता है। और जब पीयूष ने उन्हें समझाना चाहा तो उन्होंने पीयूष की बात भी नहीं सुनी। अब पीयूष चावला के आगे क्या कदम होंगे ये देखना होगा, और उस पर ये गांव वाले क्या करेंगे ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। जनार्दन साहब, अब इस मामले में क्या करना चाहिए? क्या आपके पास कोई बेहतर आइडिया है? जब पीयूष को लगा कि उससे अब कुछ भी नहीं हो सकता है तो तुरंत ही उसने जनार्दन कोहली की तरफ रुख कर दिया था। ऑफ कोर्स जनार्दन कोहली के पास कोई ना कोई आइडिया तो होगा ही, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आए दिन उनका इन मामलों से पाला तो पड़ता ही होगा। देखो, अभी हमारे पास इस मामले को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। ऑक्शन में जितना भी पैसा लगाए उसका एक पोर्शन बाहर निकालो और इन गांव वालों को दे दो। लेकिन अगला सवाल ये है कि हम एग्जैक्ट कितना पैसा बाहर निकाल सकते हैं? क्या गांव वाले अग्री होंगे? जनार्दन कोहली का जवाब सुनकर पीयूष को एक गहरा धक्का सा लगा था। सुप्रीम कोर्ट का जज बिना वजह गांव वालों को कंपनसेशन देने की बात कर रहा था। ये बात पीयूष को कुछ हजम नहीं हुई। तुरंत ही पीयूष ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, लेकिन जनार्दन साहब, ये जमीन तो पूरी तरह से सरकार। इससे पहले कि पीयूष अपनी बात खत्म कर पाता, जनार्दन कोहली ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे पता है कि ये जमीन सरकार की है और इसमें गांव वालों की कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती है, लेकिन अभी ये समय नहीं है इन सब बातों का। घड़ी देख रहे हो, 9:30 बज रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इस समय ये गांव वाले कानून का पाठ समझेंगे? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर ये अपनी चाल चल रहे हैं तो हमें अपनी चाल चलनी चाहिए। कानून के आगे वैसे भी इनकी नहीं चलेगी, इसीलिए अभी बस वो करो जो ये चाहते हैं, बाकी तो मैं हूं ना। शाहरुख खान के अंदाज में जनार्दन कोहली ने पीयूष चावला को खेल खेलने की बात कह डाली थी और उनकी बात से पीयूष चावला भी पूरी तरह से सहमत नजर आ रहा था। जनार्दन कोहली से प्रेरित होकर तुरंत ही पीयूष चावला ने क्राउड की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आप सभी को कंपनसेशन। इससे पहले कि पीयूष अपनी आगे की बात कह पाता, अचानक से आसमान से कुछ जोरदार कड़कने की आवाज आने लगी। रंबल 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 रंबल। उस आवाज को सुनकर पीयूष ने बोलना बंद किया और तुरंत ही काले आसमान की तरफ देखने लगा था। पहले तो पीयूष को लगा कि शायद बारिश आने वाली है, लेकिन जब पीयूष ने एकदम साफ आसमान देखा जहां खूब सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे, तो पीयूष शॉक्ड हो गया था। अगर बारिश नहीं आ रही है तो फिर कड़कड़ाने वाली आवाज किस चीज की है? ये सवाल सिर्फ पीयूष के जहन में ही नहीं उठा था, बल्कि पूरे गांव वाले उस आवाज को सुनकर अपनी आंखें काले आसमान पर टिकाए बैठे थे। धीरे धीरे जब आसमान में उस आवाज के साथ कुछ लाइट भी नजर आने लगी जो बार बार बंद बुझ हो रही थी।
गांव वालों को ऐसा लगा जैसे एलियन का कोई ग्रुप उनकी तरफ आ रहा हो। सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे थे। अलीबाग गांव के लोगों ने पहले कभी ऐसी आवाज को नहीं सुना था। इसी के साथ गांव वालों के बीच में बातों का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन इस बार कंपनसेशन के टॉपिक को वो पूरी तरह से भूल गए थे। वो क्या चीज है जो टिमटिमाते हुए करीब आती जा रही है? एक शख्स ने भीड़ से कहा। मुझे तो ये हेलीकॉप्टर लग रहा है, मैंने टीवी पर देखा है, वो जब आते हैं तो ऐसी ही आवाज आती है। दूसरे शख्स ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, हेलीकॉप्टर? वो भी यहाँ अलीबाग गांव में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बकवास बातें मत करो। एक बूढ़े इंसान ने बेचारे उस आदमी की ताता थैया कर दी थी। रंबल रंबल रंबल। एक तरफ जहां भीड़ अभी ये डिस्कस कर ही रही थी कि आसमान में क्या करतब हो रहा है, तो दूसरी तरफ आसमान में आवाज का सिलसिला और भी तेज हो गया था और देखते ही देखते पूरा आसमान अब दूधिया रोशनी में नहा चुका था। फाइनली उस रोशनी में गांव वालों को वो आवाज करने वाली चीज नजर आ ही गई। उस आदमी ने सही कहा था, आसमान में खूब सारे हेलीकॉप्टर्स गोते लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये इवेंट अलीबाग गांव में नहीं बल्कि सिंगापुर में हो रहा है। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स को एक साथ हवा में उड़ता हुआ देखकर गांव वाले पैनिक होने लगे थे। सिर्फ गांव वाले ही नहीं बल्कि पीयूष चावला, जनार्दन कोहली और विराज को भी उतना ही अजीब लग रहा था जैसे बाकी सभी लोगों को लग रहा था, क्योंकि भले ही पीयूष, जनार्दन और विराज गांव वालों से कितनी ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने भी कभी आसमान में इतने सारे हेलीकॉप्टर्स को एक साथ हवा में उड़ता हुआ नहीं देखा था। आसमान में करीब 20 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स थे जो टिमटिमाती हुई दूधिया रोशनी से आसमान को भिगो रहे थे। वाकई में ये नजारा काफी कूल और डोमिनेटिंग था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये हेलीकॉप्टर किसके हैं और इतनी रात को आसमान में क्यों उड़ रहे हैं? पहले तो जनार्दन कोहली को लगा कि ये सारे पासर बाय हेलीकॉप्टर हैं जो थोड़ी देर में अलीबाग गांव के ऊपर से निकल जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर्स ने गोते लगाना शुरू कर दिया है तो वो एकाएक चौंक गए थे। तुरंत ही उन्होंने अपना फोन बाहर निकाला और एयरप्लेन अथॉरिटी से संपर्क करने के लिए उनका नंबर डायल करने लगे कि तभी अचानक से विराज ने उन्हें वो करने से रोक दिया था। जनार्दन साहब, एयरप्लेन अथॉरिटी से बात करने की इतनी भी क्या जल्दी है? ऊपर देखिए। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही जनार्दन कोहली ने अपना सर ऊपर की ओर उठाते हुए एक नजर आसमान में डाली। उन्होंने नोटिस किया कि हेलीकॉप्टर्स अब कुछ इस तरह से आसमान में उड़ रहे थे कि उनकी रोशनी से आसमान में जिंदल नाम का साइन दिख रहा था। जिंदल? क्या ये हेलीकॉप्टर्स भी डायरेक्टर जिंदल के हैं? जनार्दन कोहली की तीखी नजरें आसमान में छेद कर रही थी और उन्हें समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा है। जब बाकी लोगों ने आसमान में वो नजारा देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उस रोशनी की चमक से सुबह का उजाला हो गया है। वैसे गांव वालों की जिंदगी में जिंदल नाम के आ जाने से उजाला हो ही गया था, लेकिन उनकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग। उन्हें ये समझ आ गया था कि अमीर लोग कैसे खेल खेल सकते हैं। आसमान में अपने सरनेम का साइन देखकर विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला था? क्या विराज रूपा को कोई अच्छा सा इनाम देने वाला था? क्या इस नजारे को देखने के बाद गांव वालों को पूरी तरह से विराज की ताकत का अंदाजा हो जाएगा? क्या गांव वाले अभी भी विराज के सामने कंपनसेशन की मांग करेंगे? क्या विराज उन्हें कंपनसेशन देगा या फिर जनार्दन कोहली के कहे खेल का हिस्सा बनेगा? इस कहानी में अभी और क्या देखना बाकी था, जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब जनार्दन कोहली ने आसमान में वो जिंदल साइन देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे। हालांकि कल के ऑक्शन के बाद से ही जनार्दन कोहली को लग गया था कि विराज कोई बहुत बड़ी तोप है, लेकिन उन्होंने आसमान में हेलीकॉप्टर्स के इस तरह के करतब को देखने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। ऑब्वियसली
विराज जिंदल की ये स्ट्रेंथ देखकर अब जनार्दन कोहली विराज को मुंबई शहर के टॉप 5 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल कर चुके थे। शुरुआत में तो जनार्दन कोहली ने विराज को इतना सीरियसली नहीं लिया था। वो विराज को ऑर्डिनरी अमीर लोगों की तरह ही देख रहे थे। लेकिन जब विराज ने उस जमीन की 400 करोड़ रुपए की बोली लगाई और उसके बाद जब जनार्दन कोहली ने विराज के उस ब्लैक कार्ड में 1000 करोड़ रुपए देखे, तो जनार्दन कोहली को यकीन हो गया था कि उन्होंने विराज को कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट किया है। अगर जनार्दन कोहली के पास भी विराज जैसी वेल्थ आ जाए तो भी उनके लिए 30 रोल्स रॉयस और 30 हेलीकॉप्टर को मुंबई शहर में मोबिलाइज कराना इम्पॉसिबल होने वाला था। अभी तो उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि विराज इतनी सारी गाड़ियों को और इन हेलीकॉप्टर्स को रखता कहां होगा। एक तरफ जनार्दन कोहली ये सोच रहे थे तो दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर्स अभी भी आसमान में गोते लगा रहे थे। इस सब के बीच अचानक से आगे खड़ी रोल्स रॉयस का दरवाजा खुला और एक लंबा सा आदमी काला सूट पहने रोल्स रॉयस से बाहर निकला। उस आदमी के बाहर निकलते ही सारी रोल्स रॉयस के दरवाजे खुले और काले सूट पहने आदमी हर कार से बाहर निकल आए थे। इसी के साथ साथ जब हेलीकॉप्टर्स ने भी सेफ लैंडिंग कर दी थी और काले कपड़े पहने पायलट्स भी विराज की तरफ बढ़ने लगे थे। करीब 60 लोग एक साथ विराज की तरफ बढ़ रहे थे और देखते ही देखते एक ह्यूमन वॉल भी तैयार हो गई थी जो विराज को उन गांव वालों से पूरी तरह से डिवाइड कर रही थी। उन सभी 60 लोगों ने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। हालांकि पायलट्स उन रोल्स रॉयस के ड्राइवर्स से लंबे नहीं थे, लेकिन दिखने में वो भी काफी कैपेबल लग रहे थे। गांव वालों के लिए नजारा किसी हिंदी फिल्म के एक्शन सीन से कम नहीं था। एक साथ इतने सारे आदमियों को एक ही कपड़ों में देखकर गांव वाले थोड़े घबरा से गए थे। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं विराज ने इन लोगों को इसलिए तो नहीं बुलाया है क्योंकि वो लोग विराज से कंपनसेशन देने की मांग कर रहे थे। तरह तरह के सवाल अब उनके जहन में उठने लगे थे। सिर्फ गांव वाले ही नहीं बल्कि पीयूष चावला और जनार्दन कोहली भी इस नजारे को देखकर स्टन रह गए थे। उनकी आंखों में अभी विराज किसी भगवान से कम नजर नहीं आ रहा था। मिस्टर विराज, ये सीन तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। रोल्स रॉयस तक तो ठीक था, लेकिन 30 हेलीकॉप्टर, बाप रे! क्या आप यहाँ गांव वालों को डराने आए हो? नहीं ना, मुझे तो लगता है कि आप मुझे डराने आए हो। एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए पीयूष ने कहा। पीयूष ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सीन देखने का मौका मिलेगा। वो कुछ ज्यादा ही सरप्राइज्ड हो गया था। दूसरी तरफ जनार्दन कोहली भी हेल्पलेस नजर आ रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। तुरंत ही जनार्दन कोहली के कदम विराज की तरफ बढ़े और उन्होंने अपना एक हाथ विराज के कंधे पर रखा और उसे थपथपाते हुए बोलना शुरू किया। यंग मैन, आज फाइनली मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ देख ली। अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हो। ये बूढ़ा आदमी मुंबई शहर में तुम्हारे लिए कभी भी हाजिर हो जाएगा। जैसे ही जनार्दन कोहली के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। ऐसा ही रिजल्ट तो वो देखना चाहता था। विराज के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जो अचीव करना था वो अचीव हो चुका था। विराज ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 10 गुना ज्यादा उसे मिल गया था। उसे तो अलीबाग गांव वालों के सामने बस कूल बनना था, लेकिन वो तो सभी के सामने एक शॉकिंग न्यूज बन गया था। जब मीडिया और रिपोर्टर्स ने उन लग्जरी कार्स और हेलीकॉप्टर्स को देखा तो उनकी आंखों में एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट नजर आने लगा था। और क्यों नहीं आता? मीडिया और रिपोर्टर्स को मसाले वाली खबर के अलावा और क्या चाहिए होता है। और थोड़ी देर पहले उन्होंने जो देखा, उनके कैमरा में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ वो खड़े मसाले से कम नहीं था। उनके चैनल की टीआरपी और उनके अखबार की पॉपुलैरिटी दोनों ही बढ़ने वाली थी। मैं जो करने का सोच रहा था
उस बारे में रूपा को पहले से ही पता था। ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में भी अब मुझे उससे ही एडवाइस लेनी चाहिए। मुस्कुराते हुए विराज ने मन ही मन सोचा। मेयर साहब कहाँ खो गए? आप तो इन गांव वालों से कुछ कह रहे थे ना, चलिए कंटिन्यू कीजिए। अचानक से विराज ने कुछ सोचा और तुरंत ही मेयर साहब यानी हमारे पीयूष चावला से कह दिया था। जैसे ही पीयूष चावला ने विराज के मुंह से निकले वो शब्द सुने, वैसे ही वो एम्बैरेस होते हुए खांसने लगा था और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, हाँ तो गांव वालों, मुझे आपसे उस कंपनसेशन के इशू के बारे में कुछ बात करनी थी। मेयर साहब, उस कंपनसेशन को भूल जाइए। जब विराज हमें नहीं भूला और उसने इस गांव में इन्वेस्ट किया है, तो हम उसकी इस अपॉर्चुनिटी का गलत फायदा कैसे उठा सकते हैं? जैसे ही गांव वालों ने सुना कि पीयूष उनसे कंपनसेशन की बात करने वाला है, वैसे ही उन गांव वालों ने अपने तेवर अचानक से बदल दिए थे, जैसे मानो उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हालांकि विराज ने कहा और दिखाया भी कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो सारा पैसा उसका है। अगर हम उससे पैसा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर उसका काम शुरू होगा, तो फिर तो ये एक तरीके से फिरौती होगी। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे में और डाकुओं में क्या फर्क रह जाएगा? दूसरे आदमी के मुंह से भी मीठे शब्द बाहर आने लगे थे। लगता है कि रूपा का जादू पूरी तरह से चल गया था। हाँ, तुम दोनों एकदम सही बोल रहे हो। कोई भी विराज से किसी भी तरह का पैसा नहीं लेगा। अगर किसी ने भी विराज से पैसा लिया तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अलीबाग गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा। धीरे धीरे अब सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देना शुरू कर चुके थे। ज्यादातर लोग इस बात का सपोर्ट कर रहे थे कि वो विराज से किसी भी चीज का कंपनसेशन नहीं लेंगे। ये सीन देखकर पीयूष चावला और जनार्दन कोहली पूरी तरह से स्टन रह गए थे। आज के दिन उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था और हर पल सिचुएशन बदलती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये गांव वाले कंपनसेशन मांग रहे थे, नहीं देने पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने देंगे, कुछ ऐसी धमकी दे रहे थे। और अब अचानक से वही गांव वाले पूरी तरह से बदल गए थे। अब उन्हें विराज से किसी भी बात का कोई कंपनसेशन भी नहीं चाहिए था। Isn't that confusing? लेकिन पीयूष चावला का कंफ्यूजन जल्दी खत्म हो गया जब पीयूष की नजर उन काले कपड़े पहने आदमियों पर गई। उन्हें देखने के बाद पीयूष को विराज का खेल समझ आ गया था। दरअसल मैन इन ब्लैक को देखकर शायद वो गांव वाले डर गए थे और उनका कॉमन सेंस कंपनसेशन मांगने के लिए उन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था। मच ऑब्वियस है कि गांव वाले उन काले कपड़े पहने लोगों को गैंगस्टर समझ रहे हैं, पावरफुल गैंगस्टर जिनकी ताकत का अंदाजा उन्हें काफी अच्छे से था, क्योंकि उन्होंने ऐसे काले कपड़े पहने लोगों को फिल्मों में बहुत कुछ करते हुए देखा था। भले ही गांव वालों को पैसे की भूख थी, लेकिन वो इन गैंगस्टर से पंगा लेकर अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। ठीक है, फिर जब आप सब लोग इतने समझदार हो ही गए हैं, तो हम अब कंपनसेशन की कोई बात नहीं करेंगे। जैसे ही पीयूष चावला ने खुशी खुशी अनाउंस किया कि गांव वालों को अब कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तभी अचानक से किसी ने पीयूष को रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको। जैसे ही पीयूष की नजर उस इंसान पर पड़ी, वैसे ही पीयूष पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया था। मिस्टर विराज, क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? विराज ने पीयूष की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीयूष के हाथ से माइक लेकर खुद क्राउड के सामने आकर बोला, मेरे प्यारे गांव वालों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप लोगों के दिल में अभी क्या चल रहा है। आप लोगों को वो कंपनसेशन चाहिए और मैं भी आप लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में मदद करना चाहता हूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को आपका कंपनसेशन जरूर मिलेगा। बस उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी उसका सही समय नहीं आया है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गांव वालों के चेहरे पर एक्साइटमेंट दिखने लगी थी। यहाँ पर विराज ने आगे से कंपनसेशन देने की बात की थी। अगर वो नहीं भी देता
तो भी उन लोगों की विराज से मांगने की हिम्मत नहीं होने वाली थी, क्योंकि 30 रोल्स रॉयस और 30 हेलीकॉप्टर्स का वहां आना कोई नॉर्मल शो नहीं था। इससे विराज के पीछे की ताकत का साफ तौर से पता लगाया जा सकता है। और अगर कोई इंसान इतना ताकतवर है तो गांव के लोग उसे ऑफेंड करने की गलती कैसे कर सकते हैं। हालांकि उन गांव वालों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि विराज अपनी जिंदगी के इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, वो इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन रियलिटी उनकी आंखों के सामने थी, जिसे वो नकार नहीं सकते थे, और उनके पास अपनी वांट से कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन अब जब विराज ने ही उन्हें कहा है कि वो उन्हें आज नहीं तो कल कंपेंसेशन जरूर देगा, तो ऑफ कोर्स गांव के लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। और इसी के साथ अब उन्होंने विराज को मस्का लगाना भी शुरू कर दिया था। विराज, हम बहुत खुश हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुमने हमारे बारे में सोचा। मुझे अच्छे से याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम बहुत अच्छे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन इस गांव का नाम जरूर रोशन करोगे, और आखिर तुमने कर ही दिखाया। गांव के एक बुजुर्ग ने सबसे पहले विराज पर बटर लगाना शुरू किया। बचपन का वो छोटा सा मासूम सा प्यारा सा बच्चा अब एक बिग बॉस बन गया है। क्या बात है ऊपर वाले, तेरा तो खेल ही निराला, एक गरीब को अमीर बना डाला। दूसरे आदमी ने विराज के पास्ट को हल्का सा कुरेदते हुए उसे बिग बॉस का दर्जा देना उचित समझा था। अगर मेरा बेटा भी विराज की तरह होता तो मैं सुकून के साथ मर जाता, लेकिन यहाँ तो मेरी जिंदगी ही नर्क बनी हुई है। एक बुजुर्ग इंसान जिनके पैर कब्र में लटके हुए थे, उन्हें विराज अपने बेटे की तरह नजर आ रहा था, या फिर यूं कहें कि वो विराज को अपना बेटा बनाना चाहते थे। तुम सब लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। अगर विराज मेरा बेटा होता तो मुझे तो सिर्फ विराज की पड़ी होती। सबसे ज्यादा टेंशन तो मुझे विराज की शादी की होती। विराज की शादी की बात उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहां भी विराज जाता, शादी 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 उसके पीछे पीछे आती। सुषमा आंटी की तरह एक और अंकल थे जिन्हें विराज की शादी की चिंता अब सताने लगी थी। गांव वाले अब बिना रुके और बिना थके लगातार बस विराज की तारीफ करते जा रहे थे। ये सीन देखकर पीयूष चावला भी बहुत खुश था, क्योंकि वो इस इवेंट में कुछ ऐसा ही देखना चाहता था जिससे उसे सुकून मिले, वो चैन की सांस ले सके। लेकिन क्या वाकई में सारा मामला खत्म हो गया था, या फिर अभी एक नई समस्या का आना और बाकी था? चलिए देखते हैं। चूंकि अब किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मैं अब ऑफिशियली रिबन कटिंग सेरेमनी को शुरू करना चाहता हूं। मैं मिस्टर विराज से अनुरोध करूंगा कि वो तुरंत ही स्टेज पर आ जाएं। ये बोलने के बाद पीयूष चावला को अंदाजा हुआ कि विराज तो पहले से ही स्टेज पर मौजूद है। तुरंत ही पीयूष ने अपने शब्दों को ठीक करते हुए कहा, ओह, मिस्टर विराज तो पहले से ही स्टेज पर मौजूद है, तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही 6 लड़कियां गांव की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर स्टेज के पीछे से बाहर आई, और उनके हाथ में एक लंबा सा रेड रिबन था, जिसे थामते हुए वो लड़कियां आगे बढ़ रही थी। क्या रिबन कटिंग सेरेमनी अच्छे से हो पाएगी? क्या विराज फाइनली इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा पाएगा, या फिर विराज के लिए और पीयूष के लिए एक और समस्या आने वाली थी? अगर ऐसा हुआ तो वो समस्या क्या हो सकती थी? क्या गोपी शंकर चौधरी एक बार फिर से कुछ करने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो इस बार गांव वालों की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या विराज वाकई में गांव वालों को कंपनसेशन देगा, या फिर विराज ने जनार्दन कोहली की नसीहत को जनता के सामने बस यूं ही घोल दिया था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दूर से देखने पर यह सीन काफी मनमोहक लग रहा था। जिस तरह से उन लड़कियों ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे, जिस तरह से उन्होंने अपने बाल बनाए थे, और जिस तरह से उन्हें तैयार किया गया था, सब कुछ काफी प्रिटी लग रहा था। लोगों की नजरों के बीच विराज जिंदल के कदम उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे थे। इसी के साथ कैलाश चौधरी ने तुरंत ही
हरकत की और सिजर उठाते हुए विराज को देने लगा। मिस्टर विराज, ये रही आपकी सिजर, कैलाश ने रिस्पेक्टफुली विराज से कहा। इस समय कैलाश का अपीयरेंस पहले के मुकाबले काफी बदल गया था। विराज ने कैलाश चौधरी को और उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। कैलाश के हाथों से सिजर लेने के बाद विराज ने रिबन कट नहीं किया, बल्कि विराज पीछे मुड़ा और उसके कदम किसी और शख्स की तरफ बढ़ने लगे थे। जब भीड़ ने विराज की ये हरकत देखी तो उन्हें ये सीन काफी स्ट्रेंज लगा। उन्हें नहीं पता था कि विराज क्या करने वाला है। मिस्टर विराज, आप ये, पीयूष चावला विराज को वार्न करने ही वाला था कि वो ये क्या कर रहा है, लेकिन जब पीयूष को एहसास हुआ कि विराज के कदम एक बूढ़ी औरत के पास जाकर थम गए हैं, तो पीयूष ने भी अपने मुंह पर ताला लगा दिया था, क्योंकि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि सुषमा आंटी थी। दादी, ये आपके लिए, आज आपको ही रिबन कट करना है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए और विराज ने उन सिजर्स को सुषमा आंटी की तरफ बढ़ाया, वैसे ही सुषमा आंटी के मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। मैं ये कैसे? ऑफ कोर्स सुषमा आंटी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराज इस स्पेशल ओकेजन पर उनके हाथ में सिजर्स थमा देगा। सुषमा भालेकर, जिनका जन्म एक ओल्ड सोसाइटी में हुआ, उसे सिजर्स की कला बहुत अच्छे से आती थी। जवानी के समय से ही सुषमा आंटी ने सिजर्स चलाना सीख लिया था। शादी के बाद घर के पर्दों से लेकर कपड़ों तक सुषमा आंटी सब कुछ सिला करती थी। जब उनकी जिंदगी में विराज आया, तब विराज उन्हीं के सिले हुए कपड़े पहनता था। जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक सुषमा आंटी ने करीब 100 से भी ज्यादा बार सिजर्स को हाथ में लिया होगा, लेकिन उन सिजर्स का बोझ उन्हें उतना नहीं लगा जितना कि आज उन्हें इस सिजर को पकड़ने में एहसास हो रहा था। अरे माँ जी, काट दीजिए, हमारे डायरेक्टर जिंदल यही चाहते हैं। जब पीयूष चावला ने देखा कि सुषमा आंटी कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही है, तो तुरंत ही पीयूष के कदम उनकी तरफ बढ़े और पीयूष ने उन्हें उत्साह देने की कोशिश की। पीयूष का उत्साह रंग ला चुका था, क्योंकि सुषमा आंटी ने विराज के हाथ से वो सिजर उठा ली थी और ठीक है कहते हुए उनके कदम अब उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे थे। जब सुषमा आंटी ने उस रिबन को 2 टुकड़ों में अलग किया, तब उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही रिबन 2 भाग में अलग हुआ, वैसे ही जोरदार पटाखों के शोर के साथ सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई और ऑडियंस की आवाज ने भी शोर पकड़ लिया था। दादी, तुम तो बहुत आसम हो, मुस्कुराते हुए विराज ने सुषमा आंटी से कहा। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सुषमा आंटी की आंखें भर आई थी। बहुत सालों से सुषमा आंटी पॉवर्टी की जिंदगी गुजार रही थी, जहां हर तरफ उन्हें लोगों ने ताने मारे और लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया था। कुछ सालों बाद तो उनकी ये सब झेलने की आदत भी हो गई थी, लेकिन किसे पता था कि उनकी जिंदगी में ऐसा ग्लोरियस दिन भी आएगा जब वो 400 करोड़ रुपए की जमीन का रिबन कट करेंगी। ये तो सुषमा आंटी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात मुंबई शहर में बहुत बारिश हो रही थी। अगर सुषमा आंटी ने सही समय पर विराज को कचरे से नहीं उठाया होता, तो शायद पता नहीं आज विराज होता या नहीं। सुषमा आंटी को वो रात आज भी बहुत अच्छे से याद है। इस समय सुषमा आंटी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें विराज से कुछ कहना चाहिए। अगर उन्हें पहले पता होता कि बड़े होने के बाद विराज इतना प्रॉमिसिंग हो जाएगा, तो शायद वो विराज को हमेशा अपने साथ रखती। लेकिन अब समय बदल चुका था और अब वो सब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सुषमा आंटी के रिबन काटने के उस मोमेंट को खूब सारे मीडिया रिपोर्टर्स ने रिकॉर्ड कर लिया था। पीयूष चावला भी किसी गुलाब के फूल की तरह मुस्कुरा रहे थे। अब चूंकि रिबन कटिंग सेरेमनी सक्सेसफुली पूरी हो गई थी, तो अब पीयूष चावला को पूरे साकिनाका टाउनशिप में याद किया जाना तय था। आखिरकार अपने आखिरी साल के अंतराल में पीयूष ने साकिनाका टाउनशिप के लिए कमाल ही कर डाला था। सब कुछ बहुत ही स्मूथली तरह से घटा। रिबन कटिंग सेरेमनी को पूरा होने में करीब 10 मिनट लगे और इसी के साथ अब भीड़ खाने पर टूट पड़ी थी। पीयूष चावला ने हलवाई बैठाए थे
इसीलिए आज खाने में मटर पनीर, दाल तड़का, शाही पुलाव, गर्मा गर्म रोटी और काले गुलाब जामुन रखे गए थे। पूरे 3000 लोगों के लिए खाना बनाया गया था, लेकिन ये खाना तो सिर्फ और सिर्फ गांव वालों के लिए था। पीयूष चावला ने तो दारू पार्टी का इंतजाम चीयर्स मोटेल में पहले से ही कर रखा था। मिस्टर विराज, आज इस रिबन कटिंग सेरेमनी में काफी समय लग गया। आपको काफी भूख भी लगी होगी। क्यों ना हम सब चीयर्स मोटेल चलते हैं और जनार्दन साहब के साथ बैठकर 2-4 पैग लगाते हैं। पीयूष चावला ने अपने आइडिया को पूरी तरह से जनार्दन साहब पर डाल दिया था। एक तरफ गांव वालों का खाना चल रहा था, तो दूसरी तरफ पीयूष चावला ने अपने ही इंतजाम कर रखे थे। लेकिन विराज के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पीयूष के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही विराज ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मेयर साहब, मुझे सच में अभी भूख नहीं लगी है। मुझे लगता है कि हमें एक बार मोती झील पर चलना चाहिए। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला एकाएक स्टंट रह गया था। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे और विराज मोती झील पर चलने के लिए कह रहा था। भले ही पीयूष चावला ने विराज से पूछा था कि कहीं उसे भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो भूख तो पीयूष को लग रही थी। ऑफ कोर्स वहां पर जनार्दन कोहली भी मौजूद थे, जो बिल्कुल विराज के बाजू में थे। विराज की बात सुनकर पीयूष को लगा था कि जनार्दन कोहली अपना रिएक्शन देंगे, लेकिन जनार्दन कोहली के मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं आया था। सुबह से लेकर शाम तक पीयूष उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में लगा था। दोपहर को उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। लेकिन अब जब सब कुछ निपट गया और पीयूष ने सोचा कि 4-5 पैक डाउन होकर मस्त होटल का खाना खाकर वो सोएगा, तो यहाँ विराज ने तो एक अलग ही फरमाइश रख दी थी। इतनी थकान के बाद पीयूष वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन जनार्दन कोहली से जो उम्मीदें लगाकर बैठा था वो भी पूरी तरह से वेस्ट साबित हुई थी। भले ही पीयूष चावला और जनार्दन कोहली भी अपने अपने इलाके में बड़े नाम थे, लेकिन विराज के साथ वो दोनों अपने आप को काफी इंफीरियर समझ रहे थे, क्योंकि विराज एक इन्वेस्टर था। अब जब विराज ने कहा कि उसे मोती झील जाना है, तो पीयूष के पास मना करने का कोई रीजन ही नहीं बनता है। उसने सोचा था कि जनार्दन कोहली मना करेंगे, लेकिन उनका तो मुंह ही नहीं खुला। ये देखकर पीयूष ने जनार्दन कोहली की फिरकी लेते हुए कहा, जनार्दन साहब, क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहते हैं? आप थक गए होंगे, क्यों ना आप होटल में जाकर आराम करें। हालांकि ये बात बोलते हुए पीयूष को जनार्दन साहब के गुस्से का डर तो लग रहा था, लेकिन उसे अपने मन से थोड़ा बहुत गुस्सा भी बाहर निकालना था। इसीलिए उसके मुंह से जनार्दन कोहली के लिए ये टॉन्ट बाहर निकल आया था। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मिस्टर विराज आराम नहीं करना चाहते हैं तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे बूढ़ा समझकर नीचा दिखा रहे हो? वैसे देखा जाए तो जनार्दन कोहली भी आराम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें विराज के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ना था। इसीलिए अपनी थकान को साइड में रखकर उन्होंने पूरी तरह से विराज का साथ देना ठीक समझा। अब उनकी बातों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था कि भले ही रेस्ट करने का मामला हो या फिर भूख लगने का, हर तरफ से इनिशिएटिव पीयूष चावला की तरफ से ही आ रहा था। और ऐसे में पीयूष को भी एहसास हो गया था कि वो कहीं किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में ना फंस जाए। इसीलिए पीयूष चावला ने चुप रहने का विचार किया। हालांकि पीयूष भी साफ तौर से देख सकता था कि विराज की बात से जनार्दन कोहली भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो सभी को मोती झील जाना ही था। थोड़ी ही देर में विराज, पीयूष चावला, जनार्दन कोहली और कैलाश चौधरी मोती झील के किनारे पर पहुंच गए थे। वैसे भी रात को ठंड ज्यादा थी और जब वो लोग झील के पास पहुंच गए तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पानी के लहरों की शीतल आवाज सभी के कानों में सुनाई दे सकती थी। उस आवाज को सुनकर एक अलग ही लेवल का सुकून का अनुभव प्राप्त किया जा सकता था। मिस्टर विराज, मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक हम लोगों को कुछ भी बताया है। आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? क्या इस बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? रात के अंधेरे में पानी की कल कल आवाज के बीच
पीयूष चावला ने विराज को देखते हुए ये सवाल पूछ डाला था, जिसे सुनकर तुरंत ही विराज ने अपने दोनों कंधों को ऊपर उठाते हुए कहा, मेयर साहब, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ये बोलने के बाद विराज ने 2-3 सेकंड का पॉज लिया और उसके बाद फिर से अपना मुंह खोलते हुए बोला, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। हम नेचर से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा बहुत जतन तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भी टूरिज्म बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बना सकता है, जैसा अलीबाग गांव के बाकी के कोनों में बनाया हुआ है। इससे इस गांव के लोगों को अच्छा खासा रोजगार भी मिलेगा और गांव का इकोनॉमिक सिस्टम भी बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ की सीनरी इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं है। आपको ऐसी कई सारी सीनरीज तब भी दिख जाएंगी जब आप मुंबई शहर से अलीबाग गांव की तरफ आएंगे। दूसरी बात, ये लोकेशन बहुत ही रिमोट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। यहाँ सिर्फ वो ही आ सकता है जिसके पास अपनी खुद की गाड़ी हो। तो ऐसे में लोगों को यहाँ बुलाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप इस जमीन पर 200 करोड़ रुपए भी लगा रहे हैं, तो अगले 10 साल में अगर आपको 50 करोड़ भी मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूंगा। जैसे ही पीयूष के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने शांत और शालीन अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूं। मैं आराम से इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा। पहले इस गांव में दूसरी चीजों का इंतजाम करूंगा और उसके बाद उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। आराम से हौले हौले सब कुछ हो जाएगा। विराज ने कुछ हट के जवाब दिया। जैसे ही पीयूष और जनार्दन कोहली ने विराज का जवाब सुना, वैसे ही वो एकाएक शॉक्ड रह गए थे। एक इंसान जिसने 200 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी, इतनी सारी मशीन्स को वो रेंट पर ले चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट को धीरे धीरे शुरू करने की बात कह रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। इससे साबित होता है कि विराज भाई साहब के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जहां अक्सर मालिक जल्दी से जल्दी काम करवाने का सोचते हैं, वहीं ये भाई साहब धीरे धीरे काम करवाने का सोच रहे थे। विराज की बात सुनकर कैलाश चौधरी भी स्पीचलेस हो गया था। अब भला वो इतने बड़े टाइकून के बीच में क्या ही बोल सकता था। लेकिन उसके बाद भी कैलाश चौधरी ने हिम्मत दिखाते हुए विराज से वो सवाल पूछा जो वो काफी समय से पूछना चाहता था। मिस्टर विराज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप करते क्या हैं? आपकी कंपनी का क्या नाम है और वो कहाँ लोकेटेड है? बहुत सोच समझकर कैलाश चौधरी ने विराज से ये सवाल किया था। पीयूष चावला और उनका कंफ्यूजन भी विराज से यही सवाल पूछना चाहते थे। कैलाश के मुंह से निकले उन सवालों को सुनकर विराज ने एक नजर कैलाश पर डालते हुए कहा, मैं एक कुरियर डिलीवरी बॉय हूँ। हालांकि मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। मेरी कोई कंपनी नहीं है, बस मेरे पास मेरा कार्ड है। क्या कैलाश साहब मेरे जवाब से सेटिस्फाइड हैं? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कैलाश के चेहरे पर ऑकवर्ड वाली स्माइल आ गई थी। कैलाश की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? क्या कैलाश की बात सुनकर विराज को गुस्सा आ जाएगा? क्या विराज की बात सुनने के बाद पीयूष चावला का कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया था? आखिर उनके कंफ्यूजन का अंत कैसे होगा? क्या विराज उन सभी को अपनी असली रियलिटी बताएगा? अब विराज की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था जिससे ये कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जैसे ही सुजाता ने विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुना, वैसे ही सुजाता अचानक से पैनिक करने लगी थी। तो फिर अब हम क्या करें? मैं चाबी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही सुजाता के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही ठन 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 की जोरदार आवाज आने लगी। इससे पहले कि सुजाता चाबी ढूंढती, विराज ने एक बड़ा सा पत्थर उठाते हुए पुरानी हवेली पर लगे उस बड़े से ताले पर हमला करना शुरू कर दिया था। लगातार हमला करने पर वो पुराना ताला ज्यादा देर टिक नहीं पाया और इसी के साथ पुरानी हवेली का दरवाजा खुल गया था। विराज ने तुरंत ही दरवाजा खोला और उसके कदम उस पुरानी हवेली के अंदर बढ़ते हुए अपने बचपन के दोस्त लालू को ढूंढने लगे थे। कुछ 1 मिनट तक अपनी आंखों को इधर से उधर दौड़ाने के बाद फाइनली विराज की नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मरने की कगार पर है।
उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके होठ पूरी तरह से सूख चुके थे और वो इंसान होश में भी नहीं था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि विराज का बचपन का दोस्त लालू था। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर विराज की रूह कांप उठी थी। उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त अभी भी पुरानी हवेली में होगा, वरना विराज सबसे पहले अपने दोस्त को छुड़ाने आता। गोपी शंकर ने विराज को लालू के बारे में बताया था, लेकिन चूंकि लालू बहुत ही ताकतवर था, इसीलिए विराज को लगा कि लालू वहां से आसानी से निकल गया होगा। लेकिन अंत में विराज की ये सारी सोच गलत साबित हुई और अभी उसका दोस्त जिंदगी और मौत के बीच में था। लालू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, उठो उठो, देखो मैं और सुजाता तुम्हें लेने आए। ये बोलते हुए विराज की आंखों में आंसू आ गए थे। अगर आज विराज बाहर घूम रहा था तो ये सिर्फ और सिर्फ लालू की वजह से। अगर सही समय पर लालू वहां नहीं आया होता तो अभी विराज और जितिन की भी कुछ ऐसी ही हालत होती। लेकिन चूंकि लालू ने उन दोनों को वहां से सक्सेसफुली भगा दिया था, इसीलिए वो दोनों तो बच गए, लेकिन वो खुद गोपी शंकर की चाल में फंस गया और इसी के चलते आज उसका कुछ इस तरह का हाल हो गया था। जब विराज ने देखा कि लालू की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है तो विराज बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था। सुजाता को तो बहुत डर लग रहा था। उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि उसका मर्द जिंदा है या अल्लाह को प्यारा हो गया है। इसी डर की वजह से वो लालू को अप्रोच करने से भी कतरा रही थी। जब विराज ने सुजाता की तरफ से ऐसा रिएक्शन देखा तो तुरंत ही अपने कठोर अंदाज में बोला, तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो, जल्दी जाओ और कहीं से पानी लेकर आओ। जैसे ही सुजाता ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही वो भी अपनी आंखें दौड़ाने लगी और पानी कहाँ हो सकता है ये ढूंढने की कोशिश करने लगी। अभी सुजाता ने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे आगे एक चबी लड़की चल रही थी जिसके हाथ में पानी की बोतल थी। मास्टर, मेरे पास पानी है। वो चबी लड़की और कोई नहीं बल्कि अपनी उर्वशी थी। जब उर्वशी को पता चला कि विराज पुरानी हवेली की तरफ गया है तो वो जितिन के साथ यहाँ पहुंच गई थी। विराज ने तुरंत ही उर्वशी के हाथ से वो पानी की बोतल ली और लालू के चेहरे पर पानी का थोड़ा छिड़काव किया। विराज पानी की कुछ बूंदों को लालू के होठों से उसके मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। इस हरकत से लालू के चेहरे पर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आया था। जब लालू की हालत में विराज को कोई सुधार नजर नहीं आया तो तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, हमें तुरंत ही इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये बोलते हुए विराज ने लालू को उठाया और हॉस्पिटल ले जाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही विराज ने लालू को उठाया, उसी समय अचानक से उर्वशी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मास्टर, लेट मी ट्राई। पहले तो विराज को उर्वशी की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब विराज की नजर उर्वशी के रिजोल्यूट एक्सप्रेशन पर पड़ी तो विराज तुरंत ही मान गया था। इसी के साथ विराज ने लालू को फिर से नीचे रखा और उर्वशी को स्पेस देते हुए वहां से थोड़ा दूर हट गया था। तभी विराज की नजर जितिन पर पड़ी, जिसने अपने हाथ में एक इंसान को दबोच रखा था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि गोपी शंकर चौधरी था। जब गोपी शंकर ने देखा कि विराज उसे घूरते हुए देख रहा है तो तुरंत ही उसकी हालत टाइट हो गई थी। जल्दी से उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ओए लड़के, मेरी बात ध्यान से सुन। भले ही तू इस समय गांव की लाइमलाइट में है, लेकिन तुझे ये पता होना चाहिए कि मैं तुझसे कितना बड़ा हूं। तू मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है। बड़ा? एल्डर? गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज एकाएक चौंक गया था। तुरंत ही मुस्कुराते हुए विराज ने अपने कड़क अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर किसी एल्डर से कोई गलती हो जाए तो फिर मुझे उससे कैसे डील करना चाहिए? मैंने क्या गलत किया है? इस आदमी ने तुम्हें यहाँ से भागने में मदद की और मैंने उसे सजा दी। इसमें गलत क्या है? मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरा उतना तो हक बनता ही है। गांव के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो मैं अच्छे से तय कर सकता हूँ। हालांकि गोपी शंकर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अब उसका फ्यूचर पूरी तरह से मिजरेबल स्टेट में जाने वाला है, लेकिन उसके बाद भी गोपी शंकर
थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। गोपी शंकर को इस तरह देखकर तुरंत ही विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपी शंकर, तो तुम्हारी बातों से ये पता चलता है कि अगर कोई भी गलती करेगा तो उसे पुरानी हवेली में बंद कर दोगे। टू बी ऑनेस्ट, गोपी शंकर को कुछ भी समझ में नहीं आया कि विराज उससे क्या पूछने और क्या जानने की कोशिश कर रहा है। दरअसल उसे तो विराज का सवाल ही समझ में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद भी गोपी शंकर ने अपनी लड़ाई जारी रखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, अगर अलीबाग गांव का कोई भी गांव वाला गलती करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा, भले ही वो कोई भी हो। ये रूल हमारे एंसेस्टर्स हमें देकर गए हैं। मैं तो बस उन रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। पहले भी अलीबाग गांव में यही सजा दी जाती थी, और मैंने अगर इस आदमी को ये सजा दी तो मैंने क्या गलत किया? ये बोलते हुए गोपी शंकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हुआ दिखाई दे रहा था। साले दो कौड़ी के अमीर, तू मुझसे लड़ाई करेगा? जब गोपी शंकर को लगा कि वो इस जंग को जीत सकता है तो वो तुरंत ही मन ही मन विराज को कोसने लगा था। गोपी शंकर को लग रहा था कि उसका जवाब सुनने के बाद विराज पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाएगा, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही वो अपनी बात खत्म करेगा वैसे ही विराज की नजर जितिन पर जाएगी और वो अपना मुंह खोलते हुए कहेगा, जितिन, चूंकि अब गोपी शंकर ने ऑलरेडी ये कह दिया है तो तुम उनके साथ इतना पोलाइट क्यों हो रहे हो? विराज की बात सुनकर तुरंत ही जितिन ने अपना सर हिलाया और इसी के साथ गोपी शंकर को घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले जाने लगा, जहां गोपी शंकर ने पहले लालू को कैद किया था। जितिन की ये हरकत देखकर गोपी शंकर पूरी तरह से चौंक गया था और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, इससे तुम्हारा क्या मतलब हुआ? तुम मुझे क्यों कैप्चर कर रहे हो? अरे गोपी शंकर साहब, आपने ही तो अभी हम सभी के सामने क्लियर किया कि अगर कोई भी अलीबाग गांव का गांव वाला गलती करेगा तो उसे इस पुरानी हवेली में कैद किया जाएगा, और ये रूल सभी के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही गोपी शंकर चौधरी के तोते उड़ गए थे। तुरंत ही गोपी शंकर चौधरी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ये क्या फालतू की बात कर रहे हो? मैं इस गांव का सरपंच हूँ और तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे कैप्चर करो। गोपी शंकर, गलती करने के बाद भगवान भी भगवान नहीं रहता है, वो भी गुनहगार हो जाता है। ये तो तुमने सुना ही होगा, है ना? अगर किसी राजा से भी गलती होती है तो वो अपनी प्रजा के सामने झुक जाता है, तो अब तुम्हारे भी झुकने का समय आ गया है। अगर गांव के सरपंच से गलती होगी तो क्या उसे ये सजा नहीं मिलेगी? इसमें क्या गलत है? ये बोलते हुए विराज के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान मंडरा रही थी। बात अभी खत्म नहीं हुई थी। गोपी शंकर को अलग ही अंदाज से देखते हुए विराज ने उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, और दूसरी बात, अब तो तुम सरपंच भी नहीं रहे। साले कमीने! विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर गोपी शंकर एक अलग ही लेवल के गुस्से से भड़क उठा था। उसका दिल चीरते हुए बाहर आ गया था और जोरों से धड़क रहा था। हालांकि गोपी शंकर को भी पता था कि उसने जो भी कांड किए हैं उसके बाद अलीबाग गांव के सरपंच की पोजीशन शायद उसे नहीं मिलेगी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए अभी के लिए तो गोपी शंकर ही अलीबाग गांव का सरपंच था। तो फिर विराज गोपी शंकर से इस तरह बात क्यों कर रहा था? वो इसलिए क्योंकि विराज गोपी शंकर को अब सरपंच मानता ही नहीं था। ऑफ कोर्स विराज ने पहले भी कभी गोपी शंकर को सीरियसली नहीं लिया था। इवेंट के दौरान जब पीयूष चावला ने गोपी शंकर की बेइज्जती की तो गोपी शंकर इवेंट छोड़कर अपने घर के लिए निकल पड़े थे। विराज के साथ रहकर अब जितिन इतना तो समझ ही गया था, अगर विराज पुरानी हवेली की तरफ जा रहा है तो उसके आगे का कदम क्या होगा। बस जितिन ने उन कदमों को फॉलो किया और बीच रास्ते से ही गोपी शंकर को उठाकर पुरानी हवेली ले आया था। इवेंट में जब लोगों को पता चला कि गोपी शंकर को उठा लिया गया है तो वैसे तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो दावत का मजा लूटने में लगे थे। लेकिन कुछ गांव वाले थे जो हमेशा से ही गोपी शंकर के काफी करीब रहे थे। इतना करीब होने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी प्लेट साफ की और उसके बाद पुरानी हवेली के बाहर आकर दूर से ही इस नजारे को देखने लगे थे। वो लोग फुसफुसाते हुए कुछ तो बातें कर रहे थे जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी।
जितिन, किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, सरपंच साहब को काल कोठरी के दर्शन करवाओ। जब विराज ने देखा कि जितिन ने अभी तक गोपी शंकर को काल कोठरी के अंदर नहीं डाला है, तो तुरंत ही विराज ने गहरी आवाज में जितिन को अर्ज किया कि वो जल्दी से जल्दी ये काम निपटाए। दरअसल जितिन को गोपी शंकर को काल कोठरी में डालने ही वाला था, लेकिन इसी बीच विराज और गोपी शंकर के बीच में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी वजह से जितिन थोड़ी देर के लिए रुक गया था, लेकिन अब फिर से जितिन को विराज की कमांड मिली, तो अब उसके पास हिचकिचाने का कोई ऑप्शन नहीं था। जितिन ने अपने एक हाथ से गोपी शंकर की कॉलर को इस तरह पकड़ा जैसे मानो उसने अपने हाथ में किसी छोटे पेड़ को पकड़ा हो, और किसी मुर्गी के चूजे के जैसे गोपी शंकर को धक्का देते हुए जितिन ने फाइनली गोपी शंकर को काल कोठरी के दर्शन करवा ही दिए थे। इडियट्स, तुम मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। गोपी शंकर ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराज इतनी दिलेरी दिखाते हुए उसे काल कोठरी में डाल देगा। लानत है, एक 50 साल का बूढ़ा अपने बुरे कर्मों की वजह से काल कोठरी में था। एक तो इतना बूढ़ा, और ऊपर से पिछले 10 सालों से कोई एक्सरसाइज भी नहीं की थी, इसीलिए वो जितिन का मुकाबला भी नहीं कर पाया था। बस अब तो वो अपने मुंह से ही लड़ाई कर सकता था, लेकिन उससे विराज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब जब गोपी शंकर ने फाइनली काल कोठरी का असली एक्सपीरियंस देखा, तो उसके होश उड़ गए थे। उसके पास में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जितिन या विराज से लड़ सके, लेकिन वो अपने लिए ताकत का इंतजाम तो कर ही सकता था। बस उसे गांव वालों में चिंगारी लगाने की जरूरत थी। काल कोठरी में लगे लोहे के लंबे लंबे सरियों को पकड़ते हुए तुरंत ही गोपी शंकर ने चिल्लाते हुए पुरानी हवेली के बाहर मौजूद गांव वालों से कहा, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लड़का क्या कर रहा है? जल्दी से आओ और इस लड़के को रोको, मुझे बाहर निकालो। क्या होगा आगे? क्या गोपी शंकर के इस ऐलान को सुनकर गांव के लोग विराज और जितिन पर हमला बोल देंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो गोपी शंकर की जीत हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या गांव के लोग विराज को अब ऑफेंड कर पाएंगे, या फिर गांव वाले अब गोपी शंकर को इसी हालत में छोड़कर चले जाएंगे? क्या विराज भी गोपी शंकर को 3 दिनों तक भूखा और प्यासा यहाँ रखने वाला था? लालू का क्या होगा? क्या उर्वशी उसे ठीक कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM। गोपी शंकर चौधरी इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसके लंग्स भी बाहर आने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे ज्यादा फनी ये था कि इतना चिल्लाने के बाद भी गांव वाले बिना हिले उधर ही खड़े थे और गोपी शंकर की हालत देखकर उस पर मनी मन तरस खा रहे थे। ना तो गांव वाले हिले और ना ही उनके चेहरे के हाव भाव में कोई चेंजेस देखने को मिले। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी हवेली के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उससे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। ये सीन देखकर अचानक से गोपी शंकर को अपने अच्छे दिन याद आने लगे थे। पहले कैसे उसके एक ही इशारे पर गांव वाले किसी से भी लड़ने पहुंच जाते थे, लेकिन आज गोपी शंकर काल कोठरी में कैद है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे गोपी शंकर को ये समझ आ रहा था कि मौसम और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, कभी भी बदल जाते हैं। रिबन कटिंग सेरेमनी के दौरान ही अलीबाग गांव के लोग पूरी तरह से बदल गए थे, क्योंकि उन्होंने विराज जिंदल की असली पावर देख ली थी। जिस इंसान के पास 30 रोल्स रॉयस और 30 हेलीकॉप्टर्स हो, वो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। विराज का डर इन लोगों के दिल में बैठ सा गया था। भले ही उन लोगों के सामने उनका सरपंच गोपी शंकर चौधरी खड़ा था, लेकिन कुछ गांव के लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे कि गोपी शंकर चौधरी अब ज्यादा समय के लिए सरपंच नहीं रहने वाला था। यू अनग्रेटफुल इडियट्स, तुम लोगों ने अपनी औकात आखिर दिखाई दी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं तुम लोगों का नंबर भी जरूर लगाऊंगा। गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने के बाद भी जब कोई गांव वाला गोपी शंकर की मदद करने नहीं आया, तो गोपी शंकर को विराज के वट का पता चल गया था और उसका गुस्सा गांव वालों पर निकल रहा था। वैसे अभी तो ये भी तय नहीं था कि गोपी शंकर इस काल कोठरी से बाहर आएगा भी या नहीं, या फिर कहीं गोपी शंकर काल कोठरी में ही अल्लाह को प्यारा हो गया तो। तौबा तौबा,
गोपी शंकर को काल कोठरी में डालने के बाद विराज ने तुरंत ही काल कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया था। साथ ही साथ पुरानी हवेली के हॉल के दरवाजे पर भी विराज ने लॉक लगा दिया था। मास्टर, इस इंसान की बीमारी को मैंने पूरी तरह से कंट्रोल में कर दिया है। गोपी शंकर को लॉक करने के बाद जैसे ही विराज उस सीन से बाहर आया, अचानक से उसने उर्वशी की मीठी आवाज सुनी। उर्वशी की बात सुनकर तुरंत ही विराज का ध्यान लालू की तरफ गया, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। हालांकि उसकी कंडीशन में वाकई में बहुत सुधार आ गया था। तुम्हें सच में इसका इलाज करना आता है? विराज पूरी तरह से शॉक्ड था। जब उर्वशी ने पहली बार विराज से कहा कि वो मदद कर सकती है, तो विराज को लगा कि वो बस ट्राई करेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वाकई में उर्वशी के पास कोई स्पेशल पावर है। मास्टर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या अभी भी आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? नाखुश होते हुए उर्वशी ने कहा। जैसे ही विराज ने उर्वशी की बात सुनी, वैसे ही उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर इसे होश आ गया तो मैं इस महीने तुम्हें 1 लाख का बोनस दूंगा। वाओ मास्टर, क्या आप सच कह रहे हैं? विराज की बात सुनकर उर्वशी पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गई थी। अपने दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठाते हुए विराज ने कहा, ऑफ कोर्स सच कह रहा हूँ। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? मास्टर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलते ही उर्वशी लपकते हुए विराज की तरफ कूदी। दरअसल उर्वशी ने विराज को अपने गले से लगाने की कोशिश की थी। चूंकि विराज उर्वशी की इस हरकत के लिए वो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड था, और ऊपर से उर्वशी के भारी शरीर को भी वो अचानक से संभाल नहीं पाया। लेकिन रब दी मेहर है कि विराज जमीन पर गिरते गिरते बच गया था। जैसे तैसे विराज ने अपना बैलेंस संभाला और उर्वशी की इस हरकत पर चिल्लाते हुए बोला, यू, अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। ये बोलते हुए विराज उर्वशी को घूरे जा रहा था। जब उर्वशी ने देखा कि विराज को बहुत गुस्सा आ गया है, तो वो तुरंत ही विराज के रास्ते से हटी और मुस्कुराते हुए बोली, मास्टर, इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है? और किसने कहा आपको कि हमेशा पैसों का ही रिवॉर्ड दो? उसके बाद में हमें ब्लेम किया जाता है कि मैं पैसे काट दूंगा। उर्वशी के मुंह से निकले आखिरी के उन 4 शब्दों में उसने विराज की एक्टिंग की थी। ये देखकर विराज का गुस्सा एक पल में ठंडा हो गया था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ओ गॉड, इतनी बड़ी ड्रामेबाज! मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा रह सकता। हालांकि विराज के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई थी, लेकिन जितिन कुछ ज्यादा ही डिप्रेस्ड नजर आ रहा था, और उसका कारण था विराज का 1 लाख रुपए का बोनस देना। जितिन विराज का बॉडीगार्ड था, जो विराज के लिए लोगों से लड़ जाता था, अपनी जान जोखिम में डाल देता था। उर्वशी और जितिन के काम में रात और दिन, धरती और पाताल जितना फर्क था। लेकिन जितिन को सिर्फ एक बेसिक सी सैलरी मिल रही थी, और उर्वशी को सैलरी के साथ साथ टाइम टू टाइम बोनस भी मिल रहा था। विराज के लिए इतना कुछ करने के बाद भी विराज पैसों की बारिश सिर्फ और सिर्फ उर्वशी पर ही कर रहा था। यही वजह थी कि जितिन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, और इस बार जितिन चुप भी नहीं रहने वाला था। विराज भाई, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए लोगों से लड़ लेता हूँ, अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। अभी गोपी शंकर को भी मैं ही लेकर आया, लेकिन उस बारे में आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया, और जो रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए वो आप हमेशा इसको दे देते हैं। जितिन की शिकायत सुनकर विराज के चेहरे पर हंसी आ गई थी। तुम दोनों अलग हो। इसे अपने परिवार को ढूंढने के लिए पैसा चाहिए। तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? विराज ने जितिन से पूछा। मुझे शादी करनी है। चांदनी मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उर्वशी ने उसे छेड़ते हुए कहा, अयो शादी! क्या तुम जैसे बेवकूफ को कोई लड़की पसंद ही करती है? हाउ अनएक्सपेक्टेड! क्यों, मैं शादी नहीं कर सकता क्या? और क्या मैंने तुम्हें कभी बेवकूफ कहा, जो तुमने मुझे तुम्हारे सीनियर को बेवकूफ कहा? यू इडियट! बेवकूफ तो तुम हो। और सुनो, मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुमसे भी 100 गुना ज्यादा खूबसूरत। ये बोलते हुए जितिन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था, और इसी के साथ उर्वशी पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई थी। जब विराज ने जितिन की बातों पर गौर फरमाया तो उसके दिल में मिक्स्ड इमोशन आने लगे थे। इसी के साथ
विराज को आज सुबह की वो घटना याद आई जब उसने जितिन की गर्लफ्रेंड चांदनी को किसी और मोटे आदमी के साथ देखा था। जितिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और विराज इस बारे में श्योर नहीं था कि उसे जितिन को बताना चाहिए या नहीं। उसे डर था कि शायद जितिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तभी अचानक से जितिन ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज भाई, अगर यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है तो क्या मैं 1-2 दिन के लिए दिल्ली जाकर चांदनी से मिल सकता हूँ? विराज ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जितिन उससे कुछ इस तरह का सवाल करेगा, लेकिन कैसे भी करके विराज को जितिन को मेंटली प्रिपेयर्ड करना होगा। तुरंत ही विराज ने जितिन से कहा, जितिन, अगर तुम वापस जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे उतना प्यार नहीं करती है जितना वो पहले करती थी, तो तुम क्या करोगे? इम्पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि चांदनी उस तरह की इंसान है। मेरा उसके साथ में अच्छा रिलेशनशिप है। हाँ, लड़ाई झगड़े का नहीं होते। हमारे बीच में भी किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझा दिया था। उसने भी मुझे फोन पर कहा कि वो मुझे समझती है। उसके बाद हम दोनों ने मजाक मजाक में कहा कि जब मैं करोड़पति हो जाऊंगा तो हम शादी कर लेंगे। ये सब बोलते हुए जितिन के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई थी और उस मुस्कान को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि जितिन चांदनी से वाकई में प्यार करता था। लेकिन जितिन के एक्शन से विराज और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो गया था। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जितिन, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें पता चले कि वो अब प्यार नहीं करती है तो तुम। इससे पहले कि विराज अपनी पूरी बात कह पाता, तुरंत ही जितिन ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, अगर चांदनी मेरे साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहती है तो मैं उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और शायद उसे कोई मुझसे बेहतर मिल जाएगा जो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा। उसने मेरा इंतजार किया है, मैं तो इसी बात से खुश हूं। जितिन का कन्फेशन सुनने के बाद विराज को समझ आया कि जब कोई इंसान प्यार में होता है तो प्यार के टुवर्ड्स कितना हम्बल होता है। इस समय विराज जितिन के अंदर अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा था। उस समय विराज का एटीट्यूड भी मोनिका को लेकर कुछ ऐसा ही था जैसा अभी जितिन का चांदनी को लेकर है। मोनिका को खुश करने के लिए विराज किसी भी चीज को गिव अप करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसे अपने फिजिकल फटीग और दिन रात काम करने से भी कोई तकलीफ नहीं होती थी। उसे तो बस हर दिन हर पल मोनिका को खुश रखना था। लेकिन अंत में रिजल्ट्स क्या निकले? ना सिर्फ मोनिका विराज को छोड़कर किसी और के पास गई, बल्कि उस मोटे लड़के के साथ मिलकर विराज को नीचा दिखाने लगी थी। उस समय विराज को एहसास हुआ कि वो बस कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाता रहा और मोनिका बस उसे प्यार से पुचकारती रही। इसके अलावा उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं था। विराज भाई, आपने मुझसे अचानक से वो सब क्यों कहा? अभी तक विराज ने कभी भी जितिन की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया था। आज सुबह जो कांड हुआ उससे विराज बहुत डिस्टर्ब था और यही वजह थी कि विराज ने जितिन से वो कहा। लेकिन अब जितिन ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो गया था कि आखिर विराज ने ऐसा क्यों कहा, जिसका विराज ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने तो यूं ही कैजुअली पूछा। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी लालू को उसके घर पहुंचाने में मेरी मदद करो। विराज की बात सुनकर जितिन ने अपना सर हिलाया और विराज और जितिन दोनों इक्वली लालू को उठाकर पुरानी हवेली से बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। लालू की बीवी सुजाता भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। तुरंत ही विराज ने सुजाता को देखते हुए कहा, लालू मेरे भाई जैसा है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे पता चला कि फिर से तुमने इसे नीचा दिखाया है तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं समझ गई डायरेक्टर जिंदल, मैं आगे से ऐसी गलती फिर से कभी नहीं करूंगी। इस समय विराज जिंदल अलीबाग गांव का राजा था, तो भला सुजाता उसकी बात से डिसएग्री कैसे कर सकती थी? और तो और जिस तरह से विराज और लालू के बीच में रिश्ता है, तो वैसे देखा जाए तो फ्यूचर में विराज लालू की हमेशा मदद करेगा। आज की रात का सारा भवंडर खत्म हो गया था और विराज को अगली सुबह सबसे पहले साउथ पोलो स्कूल के लिए निकलना था। ऑक्शन में विराज ने अनाउंस किया था कि साउथ पोलो स्कूल को 50 करोड़ रुपए का डोनेशन देगा, क्योंकि साउथ पोलो स्कूल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और विराज नटराजन सर को गुरु दक्षिणा भी देना चाहता था।
लेकिन उससे पहले विराज को सुषमा आंटी के लिए आज रात कहीं सोने का इंतजाम करना था। जैसे ही विराज को ये ख्याल आया, वैसे ही उसने देखा कि सुषमा आंटी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। उर्वशी, सुषमा आंटी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ थी ना, कहाँ चली गई वो? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उर्वशी को भी एहसास हुआ कि सुषमा आंटी कहीं नहीं है। तुरंत ही उर्वशी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मास्टर, मैं तो भी आपके साथ हूँ, मुझे नहीं पता कि सुषमा आंटी कहाँ है। क्या वो कहीं और तो नहीं चली गई? वैसे तो सुषमा आंटी अलीबाग गांव में मौजूद थी और सही मायनों में देखा जाए तो सुषमा आंटी के लिए कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी विराज को टेंशन हो रही थी, क्योंकि विराज के लिए सुषमा आंटी उसके परिवार के जैसी थी। वो उसकी दादी थी, तो पोते को टेंशन कैसे नहीं होगी भला? आखिर सुषमा आंटी कहाँ चली गई थी? क्या सुषमा आंटी का किसी ने किडनैप कर लिया था? लेकिन भला उस बूढ़ी औरत को कोई क्यों किडनैप करेगा? विराज से पैसे ऐंठने के लिए? क्या वाकई में सुषमा आंटी का किडनैप हो सकता था, या फिर हम बस अपने ख्याली बुलाव बना रहे थे? क्या सुषमा आंटी किसी मुसीबत में फंस गई थी? अगर ऐसा हुआ तो क्या विराज भी किसी उलझन में फंसने वाला था? तो फिर जानवी की एंगेजमेंट, विराज का समय पर पहुंचना, क्या ये सब हो पाएगा? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज साहब को मजाक करना बहुत अच्छे से आता है। कैलाश चौधरी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विराज ने सभी से सच कहा है। उसे लग रहा था कि शायद विराज वो अपनी कंपनी और अपने काम के बारे में बताना नहीं चाहता है। अब ऐसी बात है तो कैलाश जानने के लिए पीछे भी नहीं पड़ सकता था। इसीलिए अपनी बात कहने के बाद कैलाश शांति से खड़ा हो गया था। ये सीन देखकर तुरंत ही पीयूष चावला ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मिस्टर विराज, चूंकि अब मोती झील देख लिए और रात का समय है, हम बिजनेस का कोई समीकरण भी तय नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना हम सब होटल चलें। कल सुबह यहाँ फिर से आएंगे और आगे के फ्यूचर प्लान्स की डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बेझिझक बोलिए, मैं आपकी हर रिक्वेस्ट को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इस बार विराज ने पीयूष चावला की बात को मान लिया था। चूंकि रात का समय था, ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई थी और अब वाकई में सभी के पेट में चूहे कूदने लगे थे। इसीलिए सभी लोग मोती झील से होटल के लिए रवाना हो गए थे। अभी विराज और बाकी के लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विराज ने देखा कि कोई उसकी तरफ तेजी से भागते हुए बढ़ रहा है। ये देखकर पीयूष चावला ने तुरंत ही विराज से कहा, मिस्टर विराज, झुकिए झुकिए, पीछे हटिए। ये बोलते हुए पीयूष चावला तुरंत ही विराज के सामने आकर खड़ा हो गया था और विराज का रास्ता रोक दिया था। उस समय विराज को एहसास हुआ कि जो शख्स उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था वो दरअसल एक औरत है और उस औरत को विराज जानता है। असल में वो लालू की बीवी सुजाता थी। पागल औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डायरेक्टर जिंदल पर हमला करोगी? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ? एकाएक शौक से बाहर आने के बाद पीयूष चावला ने सुजाता की तरफ इशारा करते हुए कठोर आवाज में कहा, मेयर साहब, मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। ये बोलते ही सुजाता विराज के पैरों में गिर गई थी। सुजाता की इस हरकत से विराज की दोनों बाहें एकाएक खड़ी हो गई थी और दूसरी तरफ कैलाश चौधरी, जो ठीक विराज के बाजू में खड़ा था, उसके चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे थे। और ये ऑकवर्ड एक्सप्रेशन इसीलिए थे क्योंकि कैलाश बहुत अच्छे से जानता था कि उसके और सुजाता के बीच में एक शेडी काम हुआ है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। उस समय जब कैलाश चौधरी विराज और जितिन को लेकर साकीनाका से अलीबाग गांव आया था, तब उसने विराज और जितिन को सरपंच को लाने के लिए भेजा था। और जब उसे पता चला कि उसके कजिन भाई ने विराज और जितिन को पुरानी हवेली में कैद कर लिया है, तो कैलाश टाइम पास करने के लिए अलीबाग गांव की सैर पर निकल पड़ा था। उसी समय कैलाश की नजर सुजाता पर पड़ी, जो अपने खेत से काम करके लौट रही थी। कैलाश ने सुजाता को गोपी शंकर के मैटर का हूल देते हुए डराया धमकाया और उसे अकंपनी देने को कहा। ऐसा ना करने पर उसने धमकी दी कि वो
उसके और गोपी शंकर के बारे में पूरे गांव को बता देगा। सुजाता के पास ना कहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। उसे कैलाश की बात माननी ही पड़ी और वो कैलाश के साथ उसकी कार में आ गई थी। उसके बाद कैलाश ने अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए सुजाता का इस्तेमाल किया और अपनी कार को एक डांसिंग कार में बदल दिया। उसने सोचा था कि ये मामला पूरी तरह से सीक्रेटली निपट जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अचानक से विराज और जितिन वहां आ जाएंगे और उसके बाद उसकी बुरी तरह से धुलाई हो जाएगी। उस समय तो सुजाता ने कैलाश चौधरी को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं किया, लेकिन अब अचानक से सुजाता को अपने सामने देखकर कैलाश हक्का बक्का रह गया था। आखिर सुजाता यहाँ क्या करने आई थी? क्या सुजाता सभी के सामने कैलाश को एक्सपोज करने वाली थी? ये कहानी तो अब और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही थी। ये सब सोचकर कैलाश कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गया था। कैलाश ने सोचा कि इससे पहले कि सुजाता अपना कोई मूव चले, उसे कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तुरंत ही कैलाश के कदम सुजाता की तरफ बढ़े और उसे थोड़ा साइड में ले जाकर कैलाश ने कठोर अंदाज में कहा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, हमारे रास्ते में मत आओ। क्या तुम जानती भी हो कि ये लोग कौन है? तुम यहाँ क्या करने आई हो? कैलाश चौधरी के एक्सप्रेशंस देखकर हर कोई कह सकता था कि वो सुजाता को फिर से डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार सुजाता ना तो डरी और ना ही पीछे हटी, बल्कि वो तो जोर जोर से रोने लगी थी और उसकी आंखों से आंसू बहना भी शुरू हो गए थे। मेयर साहब, डायरेक्टर जिंदल, जनार्दन साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रोते रोते जैसे ही सुजाता के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला ने अपनी दोनों बोहों को ऊपर की ओर उठाते हुए कहा, तुम्हें हम लोगों से क्या मदद चाहिए? पीयूष चावला के मुंह से निकले सवाल को सुनकर कैलाश चौधरी के पसीने छूटने लगे थे। उसे पता था कि अगर सुजाता ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैलाश ने उससे जबरदस्ती की है, तो कैलाश की जिंदगी का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फैसला सुनाने वाले जज साहब तो पहले से ही वहां मौजूद थे। कैलाश चौधरी की तो लंका लगने ही वाली थी। उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना था। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ये गाना अब कैलाश के दिमाग में घूमने लगा था। सुजाता, आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम कल भी तो आ सकती थी। इतनी रात को तुम यहाँ आकर मेयर साहब और जनार्दन कोहली साहब को परेशान नहीं कर सकती हो। वो सुबह से इवेंट की तैयारी में लगे हुए थे, काफी थक गए हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मेरे बॉस लोगों का रास्ता छोड़ो, जाने दो उन्हें। तुरंत ही कैलाश चौधरी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। कैलाश चौधरी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही सुजाता ने उसे एक नजर देखते हुए कहा, कैलाश, तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। मैं अभी तुम्हारी तरह अपना लेवल गिराना नहीं चाहती हूँ। मुझे गुस्सा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं सब कुछ बता दूंगी। यू? सुजाता की धमकी सुनने के बाद कैलाश पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया था। इस समय वो सिर्फ अपने दिल में भगवान से प्रे कर सकता था कि सुजाता उस कांड के बारे में कुछ ना बताए जो उसने कुछ दिन पहले किया था। अगर सुजाता ने कुछ कह दिया जो उसे अभी नहीं बोलना चाहिए, तो कैलाश के जीवन से सारी खुशियां एक ही झटके में गायब हो जाएंगी। कैलाश, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसे कुछ बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? तुम कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो? क्या तुम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट चल रहा है? जब कैलाश चौधरी अचानक से सुजाता के मामले में बीच में कूद पड़ा और उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगा, तो कैलाश के एक्सप्रेशंस देखकर पीयूष चावला को कुछ तो अजीब लगा। उनके मन में कुछ खटकने लगा था और तुरंत ही पीयूष ने कैलाश के सामने सवालों से हमला कर दिया था। पीयूष चावला की बात सुनकर तुरंत ही कैलाश ने हंसते हुए अपना एक्सप्लेनेशन दिया। क्या मेयर साहब, आप कुछ भी बोल रहे हैं? मेरा इस बेवकूफ औरत के साथ क्या संबंध हो सकता है? जैसे ही कैलाश के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला ने एक बार फिर से जवाबी हमला करते हुए कहा, हो अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुम पीछे हटने का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अभी भी रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो बात है जो तुम नहीं चाहते हो कि वो बाहर आए। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एम्बैरेसमेंट के मारे
कैलाश चौधरी का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। अगर वो अभी भी रेजिस्ट करता तो वो अपनी मौत को इनवाइट करने वाली बात होती। इसीलिए अब कैलाश के पास पीछे हटने और शांत खड़े होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बस वो मन ही मन भगवान से दुआ कर सकता था कि सुजाता अपना मुंह बंद रखे। कैलाश चौधरी के पीछे हटने के बाद तुरंत ही पीयूष चावला ने सुजाता की ओर देखते हुए कहा, हाँ अब तुम बोलो, आखिर बात क्या है? मेरा पति मिसिंग है। जैसे ही सुजाता के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही पीयूष चावला के चेहरे पर अगली एक्सप्रेशन आ गए थे। क्या तुम्हारा पति गायब है? अरे तो इसमें हम क्या करें? तुम हमसे क्यों मदद मांग रही हो? जाओ और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। अपना और हमारा दोनों का समय बर्बाद मत करो। जब पीयूष चावला को सुजाता के यहाँ आने का रीजन पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं और तुरंत ही पीयूष ने सुजाता को पुलिस के पास जाने की सलाह दे डाली थी। हालांकि उसी समय अचानक से विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मुझे पता है कि वो कहाँ है, तुम मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए विराज ने सुजाता का हाथ पकड़ा और वहां से उसे कहीं ले जाने लगा। विराज की इस हरकत को देखकर पीयूष चावला स्पीचलेस हो गए थे। बड़ी मुश्किल से तो विराज होटल चलने के लिए माना था। पीयूष ने सोचा था कि 4 नहीं तो कम से कम 2-2 पैग लगाने का तो मौका मिलेगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी की 2 बूंद भी मिल जाए तो वो भी उनके लिए काफी होगी। ऑब्वियसली पीयूष चावला नहीं जानते थे कि विराज क्या करने वाला है और सुजाता को कहां लेकर जा रहा है। यही सोचते हुए तुरंत ही पीयूष चावला ने जनार्दन कोहली की ओर देखते हुए कहा, जनार्दन साहब आपको क्या लगता है, क्या हमें मिस्टर विराज को फॉलो करना चाहिए? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्या कोई मशीन हूँ जिसे कभी इधर तो कभी उधर ले जा रहे हो? मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अब अगर मैं थोड़ी देर और चला तो मेरी मौत हो जाएगी। उसकी उम्र में और मेरी उम्र में बहुत फर्क है भाई। मुझे अब किसी को भी फॉलो नहीं करना है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। जनार्दन साहब की बात सुनकर ये साफ पता चल रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही इरिटेटेड है। भूख तो उन्हें बहुत पहले से ही लग रही थी। वो थक भी गए थे, लेकिन उन्हें लगा था कि मोती झील उनका आज का आखिरी डेस्टिनेशन होगा। लेकिन अब विराज तो पता नहीं कहां निकल गया था और जनार्दन कोहली अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जनार्दन कोहली की बात सुनकर तुरंत ही पीयूष चावला ने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, जनार्दन साहब आप एकदम सही कह रहे हैं। हम दोनों अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम दोनों होटल चलें? ये बोलते हुए पीयूष की आंखों में दारू पीने की चमक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। कैलाश चौधरी ने उन दोनों को देखकर एक लंबी और गहरी सांस ली। कैलाश पूरी तरह से अब होश में आ गया था। फॉर्चुनेटली सुजाता ने उस कांड को एक्सपोज नहीं किया था, लेकिन इसी के साथ कैलाश को पता चल गया था कि अब गोपी शंकर चौधरी बुरी तरह से सफर करने वाला है। अगर ये सब पास्ट में हुआ होता तो अभी कैलाश चौधरी अपने कजिन भाई की मदद करने जरूर जाता, लेकिन अभी तो कैलाश खुद अपनी मदद नहीं कर सकता था, तो वो भला इस सिचुएशन में क्यों कूदता? ऊपर से गोपी शंकर का दिमाग भी पूरी तरह से खराब हो गया था। ये सोचने के बाद कैलाश चौधरी खुद भी गोपी शंकर की कोई मदद नहीं करना चाहता था। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कैलाश अपने आप को गोपी शंकर के हर मामले से दूर रखना चाहता था। गोपी, मेरे प्यारे भाई, अलीबाग गांव अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारे अच्छे दिन अब पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। मोती झील की ओर देखकर कैलाश गहरे ख्यालों में डूबते हुए न जाने क्या क्या सोचने लगा था। इस समय विराज सुजाता को लेकर अलीबाग गांव से थोड़ी ही दूर पुरानी हवेली के बाहर पहुंच गया था। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ दरवाजे के बीच में थोड़ा गैप भी था और उस गैप में से अंदर मौजूद लोगों को साफ तौर पर देखा जा सकता था। सुजाता को नहीं पता था कि उसका पति लालू यहाँ पर है, इसीलिए तुरंत ही सुजाता ने क्यूरियसली विराज से पूछा, विराज तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लालू को इस पुरानी हवेली में लॉक करके रखा हुआ है। कोई भी गांव वाला अभी यहाँ नहीं होगा। किसी ने भी लालू को पानी भी नहीं दिया होगा, वो बहुत प्यासा होगा, विराज ने दुख जताते हुए कहा। विराज की बात सुनकर सुजाता की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा
अब विराज और सुजाता उस पुरानी हवेली में कैसे घुसने वाले थे? क्या लालू ठीक होगा या फिर वो सीरियसली बीमार हो गया होगा? क्या विराज और सुजाता सही समय पर लालू तक पहुंच पाएंगे? क्या कैलाश चौधरी को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी या फिर सुजाता अपनी बदनामी के चलते अपना मुंह बंद रखेगी? क्या होगा अगर सुजाता ने अपना मुंह खोला और सारी सच्चाई को सभी के सामने रखा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अगर अतीत की बात करें तो जब विराज छोटा था तब सुषमा आंटी के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे और उन्हें सुबह से शाम तक कचरा उठाने के लिए दर बदर भटकना पड़ता था। उस समय सुषमा आंटी को विराज की सेफ्टी की बहुत चिंता रहती थी और वो विराज को हमेशा अपने कलेजे से चिपका कर रखती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। विराज बड़ा हो गया और उसके पास बहुत पैसा भी आ गया है। अब सुषमा आंटी को संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से विराज की है। डेफिनेटली विराज चाहता है कि सुषमा आंटी एक ब्लिसफुल लाइफ जिए और हमेशा खुश रहे। चलो मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। जब सुषमा आंटी कहीं पर भी दिखाई नहीं दी तो तुरंत ही विराज ने अपनी पलटन के सामने ऐलान किया और उर्वशी के साथ सुषमा आंटी को ढूंढने गांव की तरफ निकल पड़ा था। हालांकि अलीबाग गांव इतना भी बड़ा नहीं था और एक इंसान को आसानी से ढूंढा जा सकता था। विराज को सड़क पर कुछ लोग नजर आए तो उसने तुरंत ही लोगों से सुषमा आंटी के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने मना कर दिया कि उनमें से किसी को भी सुषमा आंटी के बारे में कुछ नहीं पता है। मास्टर, क्या सुषमा आंटी फिर से उसी इंसान के घर तो नहीं चली गई? जैसे ही उर्वशी के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही अचानक से विराज को दीनू काका का ख्याल आया। आफ्टर ऑल सुषमा आंटी और दीनू काका के परिवार के बीच में हमेशा से अच्छे रिश्ते थे। हालांकि दीनू काका की बीवी ने पिछली बार काफी बुरा भला कहा था, लेकिन सुषमा आंटी उस तरीके की औरत नहीं है जो ग्रजेस पाल के बैठे। शायद वो दीनू काका के घर में बैठकर सादा और सात्विक खाना खा रही होगी। यही सोचते हुए विराज और उर्वशी के कदम सीधा दीनू काका के घर की तरफ बढ़ने लगे थे। कुछ ही मिनटों में विराज और उर्वशी दीनू काका के घर पहुंच गए थे। अभी विराज दरवाजे पर खटखट करने ही वाला था कि तभी उसे अंदर से कुछ आवाज आने लगी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें किसी को भी जज करने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में कौन क्या है, क्या कर रहा है और क्या कर सकता है हमें नहीं पता चलता। अब तुम रिग्रेट कर रही हो, है ना? इस आवाज को सुनकर विराज तुरंत ही पहचान गया था कि बोलने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि दीनू काका हैं। मुझे क्या पता था कि वो लड़का अचानक से अमीर हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो भले ही मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं उससे वो सब नहीं कहती। ये आवाज भी जानी पहचानी ही थी क्योंकि सामने से दीनू काका की बीवी ने दीनू काका को जवाब देते हुए अपनी बात सामने रख दी थी। अब ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। अब बहुत देर हो गई है। क्यों ना हम हमारी एक मुर्गी को हलाल करें और विराज को कल लंच पर बुलाएं। जैसे ही दीनू काका के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही दीनू काका की बीवी ने तुरंत ही दीनू काका का आइडिया रिजेक्ट करते हुए कहा, वो यहाँ क्यों आएगा? देखा नहीं इवेंट खत्म होने के बाद वो कैसे मेयर साहब और वो मुंबई वाले स्पेशल साहब के साथ निकल गया। अब वो बड़ा आदमी हो गया है, अब वो तुम्हारे साथ खाना कैसे खा सकता है? तो तुम्हें क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? विराज अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है और तुमने जिस तरह से उसकी बेइज्जती की है, मुझे तो लगता है कि अब वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। शायद तुम्हारी वजह से अब मुझे उसके प्रोजेक्ट में भी काम नहीं मिलेगा। अलीबाग गांव के लोग उस प्रोजेक्ट में काम करके हजारों लाखों रुपए कमाएंगे और हमें एक ढेला भी नहीं मिलेगा। और ये सब तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी तुम्हें फालतू में अपना मुंह खोलने की? बकवास बातों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। जैसे ही दीनू काका के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही दीनू काका की बीवी फूट फूट कर रोने लगी थी। हालांकि दीनू काका की बीवी इसलिए नहीं रो रही थी कि उसे अपनी गलती का एहसास था, बल्कि वो तो इसीलिए रो रही थी क्योंकि दीनू काका उस पर चिल्ला रहे थे। हालांकि कुछ मिनट रोने के बाद दीनू काका की बीवी ने अपने तीखे तेवर दिखा ही दिए थे। दीनू, अब चुप भी हो जाओ, कब से चिल्लाते ही जा रहे हो? तुम मुझे हर चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो। तुम्हारे तो उससे अच्छे रिलेशंस है ना।
एक तरीके से देखा जाए तो वो तो तुम्हारे भतीजे जैसा है, और तुम्हारा भतीजा अब बहुत अमीर भी हो गया है। तो एक भतीजा होने के नाते क्या वो अपने अंकल के लिए प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट में कुछ लाखों रुपए नहीं निकाल सकता है? दीनू काका की बीवी को अपनी गलती के बारे में पड़ी ही नहीं थी। उसे तो लग रहा था कि बस विराज को उन पर पैसों की खुल के बारिश कर देनी चाहिए। वो उसका पैसा है, वो हमें बिना वजह पैसा क्यों देगा? जैसे ही दीनू काका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही दीनू काका की बीवी ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, नहीं, हम बस उससे हमारा हिस्सा मांग रहे हैं। उसे भूलना नहीं चाहिए कि जब सुषमा बाहर काम करने जाती थी और जब सुब्बू सुबह से शाम तक खेत में होता था, तब मैं विराज को पालती थी, उसे खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी। उसका पैसा कौन देगा? अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो वो कब का भूख के मारे मर चुका होता। हम तो बस उससे हमारा पैसा मांग रहे हैं। उसे ये एहसान भूलना नहीं चाहिए, और हर एहसान की कीमत भी तो होती है। अपनी बीवी की बात सुनकर दीनू काका के हाव भाव तुरंत ही बदल गए थे। तुम किस तरह की औरत हो? अगर तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया, कुछ पुण्य कमाया, तो तुम उसे इस तरह से तोल रही हो? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और मैं विराज से कुछ नहीं मांग रहा। जैसे ही दीनू काका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही दीनू काका की बीवी ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है दीनू, अगर तुम्हें उससे पैसे नहीं मांगने हैं तो मत मांगो, लेकिन अगर उस लड़के ने गांव के किसी और परिवार को पैसा दिया तो फिर तुम देखना कि मैं उससे कैसे डील करती हूँ। बेवकूफ औरत, कुछ भी बकवास कर रही है। एक बार फिर से दीनू काका ने अपनी बीवी को लताड़ते हुए कहा, लेकिन उनकी बीवी को आज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अपनी पति की डांट खाने के बाद भी उसका मुंह चुप रहने वाला नहीं था। क्या क्या बकवास की? देखो दीनू, मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ, ना तो मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही उस लड़के से। भले ही उसके पास बहुत पैसा होगा, वो पूरे गांव का सबसे अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरे साथ रूड हुआ तो मैं उसे एक जोर का थप्पड़ लगा दूंगी। काकी। जैसे ही दीनू काका की बीवी ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही दरवाजे से किसी ने उन्हें पुकारा। एक पल के लिए दीनू काका की बीवी स्टन रह गई थी। जब दीनू काका की बीवी ने अपने सामने खड़े इंसान के चेहरे को ढंग से देखा, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से वियर्ड हो गए थे। विराज। जब दीनू काका ने दरवाजे पर विराज जिंदल को देखा, तो वो तुरंत ही विराज की तरफ बढ़ते हुए बोले, अरे विराज बेटा, तुम कब आए? दीनू काका, मैं काफी समय से दरवाजे पर ही खड़ा हूं। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही दीनू काका के मुंह से हाँ की एक लंबी आवाज बाहर आई और वो शॉक्ड स्टेट में चले गए थे। कुछ सेकंड्स बाद जब दीनू काका ने अपने होश संभाले, तो वो असल में विराज से ये पूछना चाहते थे कि क्या उसने कुछ सुना तो नहीं, लेकिन दीनू काका को एहसास हुआ कि विराज अगर लंबे समय से दरवाजे पर खड़ा है तो उन्हें ये सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। विराज ने सब कुछ सुन लिया होगा। इसी के साथ दीनू काका का चेहरा लाल हो गया था और वो पूरी तरह से एम्बैरेस्ड हो गए थे। तो फिर तुम? इससे पहले कि दीनू काका अपनी बात विराज के सामने रख पाते, विराज के कदम तुरंत ही दीनू काका के घर के अंदर बढ़े। दीनू काका को क्रॉस करते हुए विराज सीधा दीनू काका की बीवी के सामने जाकर खड़ा हो गया था। विराज एकदम शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन दीनू काका की बीवी के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाली थी। काकी, मैंने सुना कि आप मुझे थप्पड़ मारना चाहती हैं। क्या आप वाकई में मुझे थप्पड़ मारना चाहती हैं? तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। शायद तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। मैं ऐसा बोल भी कैसे सकती हूँ? तुम तो अब हमारे अलीबाग गांव के नए स्टार हो, बिग बॉस। मेरे पास तो अब तुम्हें प्यार करने के लिए भी समय नहीं है, तो मैं तुम्हें मार कैसे सकती हूँ? दीनू काका की बीवी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज के एक्सप्रेशंस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिले थे। ऐसा लगा जैसे विराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। तुरंत ही विराज दीनू काका की तरफ मुड़ा और अपना मुंह खोलते हुए बोला, दीनू काका, अगर आपके परिवार में कोई तकलीफ है तो आप मुझसे कभी भी, कैसी भी और कोई भी मदद मांग सकते हैं। रही पैसों की बात, तो अगर अलीबाग गांव के लोग पैसा कमाएंगे तो आप भी पैसा कमाएंगे, और शायद सभी लोगों से ज्यादा। विराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
दीनू काका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो विराज के पीठ पीछे उसके बारे में अपनी बीवी से बात करेंगे और वो सब कुछ विराज सुन लेगा। लेकिन विराज का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा शांत था। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने तो दीनू काका के परिवार को मदद ऑफर की। ये देखकर दीनू काका कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे और तुरंत ही विराज के सामने झुकने लगे थे। दीनू काका की इस हरकत को देखकर तुरंत ही विराज के कदम हल्के से पीछे की तरफ बढ़े। उसके बाद आगे आकर विराज ने दीनू काका को नीचे झुकने से रोका और फिर उन्हें गले लगाते हुए बोला, ये सब नहीं दीनू काका, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि दिल में है। ये सब करके आप मेरे ऊपर पाप डालना चाहते हैं। विराज के परसुएशन से दीनू काका तुरंत ही सीधे खड़े हो गए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, जिन्होंने उनके पूरे चेहरे को भिगो के रख दिया था। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोते जा रहे थे। विराज ने तुरंत ही दीनू काका को चुप करवाते हुए कहा, दीनू काका रोइए मत, खुश होइए, आपका भतीजा आपके साथ खड़ा है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही दीनू काका के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इसी के साथ विराज ने असली मुद्दे पर आते हुए कहा, दीनू काका, दरअसल मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया था। क्या आपको पता है कि सुषमा आंटी कहाँ है? मुझे नहीं पता, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? दीनू काका ने अपना सर हिलाते हुए कहा। जैसे ही विराज को दीनू काका के मुंह से जवाब मिला, वैसे ही उसे एक धक्का सा लगा। दीनू काका और सुषमा आंटी के बीच के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो अगर सुषमा आंटी दीनू काका के घर नहीं आई हैं, तो इसका मतलब ये साफ है कि वो बाकी किसी और के घर भी नहीं गई होगी। और अगर ऐसी बात है तो फिर सुषमा आंटी गांव में और कहां हो सकती है? क्या वो? अचानक से विराज के मन में एक सवाल उठा और विराज भागते हुए दीनू काका के घर से बाहर की तरफ निकल गया था। विराज अलीबाग गांव की पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। ना, विराज किसी माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा जैसी पहाड़ी की तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो तो एक छोटे से पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था। उस पहाड़ की चोटी पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और वो थी सुषमा आंटी के असली पोते का टॉम्ब। विराज उस पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ाई कर रहा था और उस टॉम्ब से करीब 10 मीटर की दूरी पर था। चूंकि विराज यहाँ पहले भी आ चुका था, इसीलिए विराज को अच्छे से पता था कि वो टॉम्ब पहाड़ी के किस कोने में मौजूद है। इससे पहले कि विराज उस कब्र की तरफ बढ़ता और उसके नजदीक पहुंचता, उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान किसी से बात कर रहा था। उस आवाज को सुनकर विराज बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था, क्योंकि उसका अंदाजा एकदम सही था। सुषमा आंटी सामने ही मौजूद थी। मेरे लाडले पोते, तुम्हें गए हुए कितने साल हो गए और ये पहली बार है जब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझे डांटना चाहते हो? लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें सुन ही नहीं सकती हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अपने दिल की बात कहने के बाद सुषमा आंटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आखिर इस कहानी में नया रंग रूप कौन लाने वाला था? अब आगे क्या होने वाला था? क्या विराज और सुषमा आंटी मिलकर अपने अतीत के दिनों को याद करने वाले थे? उसके बाद क्या होगा? क्या ये माहौल यहीं थम जाएगा या विराज सीधा जानवी की एंगेजमेंट में पहुंचेगा, या फिर अभी और भी कई सारे कांड होने बाकी थे जिनसे विराज की जिंदगी में तहलका मचने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।